हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 8 और आज का टॉपिक है अपना डाइपोल मोमेंट। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर एक दो साल छोड़ के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। और बिल्कुल संभावना है कि नीट 2025 में भी यहां से इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आपको दिख जाए, तो बिल्कुल आसानी से वो आपका सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल चंद सेकंडों में, अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया तो चलिए शुरू करते हैं अपना डाइपोल मोमेंट का ये टॉपिक। तो ये अपना डाइपोल मोमेंट और लेक्चर नंबर 8 है केमिकल बॉन्डिंग का। और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक बात बताना चाहूंगा जिसका यूज आपको आगे आने वाला है। ठीक है, हम देख रहे हैं सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। हमको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉपिक जो है ना वो हमने पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो टॉप के 5 एलिमेंट्स कौन कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है भाई साहब। और इनमें से भी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। तो ये अपने को ध्यान रखना है और ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लिया है। यस सर, ठीक है। अब तुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो sp कार्बन होता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर होता है अपना sp2 कार्बन की, फिर होती है अपनी sp3 कार्बन की। यस सर, तो ये तेरे को पता होना चाहिए और ये बात ऑलरेडी तुमको पता होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, sp कार्बन मतलब सर एक ऐसा कार्बन जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड लगाओ उस कार्बन को अपन sp कार्बन बोलते हैं क्या? यस सर बोलते हैं। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि एक ऐसा कार्बन जिसके पास 2 डबल बॉन्ड लगे हो तो वो कार्बन भी sp कार्बन होता है। यस सर, तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है कि नहीं होती? यस सर, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है सर, आगे बात करें, sp2 कार्बन यानी एक ऐसा कार्बन जिसके पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यस सर, और sp3 कार्बन यानी जिसके पास सारे चारों के चारों सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस कार्बन को अपन sp3 कार्बन बोलते हैं और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। यस सर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिक बातें मैंने आपको बताई और ये बातें अगर आपको पता है तो अब जब हम डाइपोल मोमेंट का ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीजें वहां पर काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डाइपोल मोमेंट का टॉपिक। ठीक है, अब सर सबसे पहली बात आती है जो डाइपोल मोमेंट है ना सर, डाइपोल मोमेंट है ना उसको अपन डिनोट कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे? तो तेरे को बस इतना ध्यान रखना है, ये तूने यू जैसा बनाया, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं इसको? म्यू। ठीक है, तो ये म्यू जो लेटर है ये डिनोट करता है डाइपोल मोमेंट को। तो आज के बाद मैं कहीं पे अगर ऐसा लिख दूं ना म्यू इक्वल टू 0 तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है मैंने कि डाइपोल मोमेंट कितना हो रहा है सर? 0 हो रहा है। म्यू का मतलब डाइपोल मोमेंट है, यानी डाइपोल मोमेंट को मैं म्यू लेटर से डिनोट करने वाला हूं पूरे इस टॉपिक में। यस सर, ठीक है। आगे बात करो सर, जो डाइपोल मोमेंट होता है ना उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है सर डीवाई, DEBYE, या फिर तू बोल सकता है सर कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर। तो कोई अगर तुमसे पूछे कल के दिन कि डाइपोल मोमेंट की यूनिट बता दे तो बोल देना उसको कि डीवाई होती है या फिर कूलम्ब मीटर होती है। बिल्कुल आसान। यस सर, ठीक है। अब कोई तुमसे पूछे कि डाइपोल मोमेंट जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता? यस सर, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। क्या उसके पास डायरेक्शन होता है? यस सर, उसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो देख, किसी भी क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो उसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसको क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या मैं बोल दूं क्या कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस सर, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है जो हमको आगे जाके देखने को मिल जाएगा, इसके पास डायरेक्शन भी है जो हमको आगे जाके देखने को मिल जाएगी। तो सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो मैंने इसको बोल दिया कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस सर, बिल्कुल आसान है। यस सर, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर अगला क्या लिखा हुआ है? डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को अगर तुझे रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन क्रॉस एरो से। कैसे? क्रॉस्ड एरो से। ये मैंने एरो बनाई। यस सर, और इसको लास्ट में क्या कर देना? क्रॉस कर देना। इसको बोलते हैं अपन क्रॉस्ड एरो। तो क्रॉस्ड एरो से अपन किसको डिनोट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं सर? डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देख, अब देख, अब देख, इसका जो पीछे टेल वाला पार्ट है ये प्लस जैसा नहीं लग रहा क्या? प्लस जैसा नहीं लग रहा क्या? ठीक है, लग रहा है सर प्लस जैसा। तो इससे अपन ध्यान रखेंगे कि जो पीछे एलिमेंट होगा ना वो अपना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। क्या होगा सर? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोल सकता हूं क्या? यस सर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी यानी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, तभी तो जो पीछे प्लस बन रहा है, तो उससे मुझे ध्यान रखना है कि पीछे कैसा एलिमेंट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, तो यहां पर कैसा एलिमेंट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? मोर होगी। तो ये तुझे पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं, यहां पर मैंने ले लिया सर HF, यहां पर मैंने ले लिया सर HF। हमको पता है सर कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। यहां पर देख फ्लोरीन देख कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो यहां पर मैं डाइपोल मोमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करूं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करूं? तो कॉमन सेंस की बात है यार। अभी हमने देखा जब हम ये एरो बनाते हैं तो इधर तेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, यानी जो ये एरो का हेड है ना, एरो का जो हेड है ना, वो किधर साइड होना चाहिए? जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यानी ये वाला खेल सही है और ये वाला खेल क्या सर गलत है। ठीक है, तो अब आज के बाद मुझे पता लग गया कि मैं कैसे करके डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला हूं। यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सर BF3, BF3 छोड़ो, मैंने लिख दिया NF3, NF3। यहां पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। यस सर। अब देख नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? देख, एक नाइट्रोजन ये रहा और फ्लोरीन तेरा ये रहा, तो फ्लोरीन तेरे को पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैं ऐसे कर दूं क्या? यस सर। यहां पर भी मैं ऐसे कर दूं क्या? यस सर। यहां पर भी मैं ऐसे कर दूं क्या? यस सर। बिल्कुल आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई बात कि जो क्रॉस्ड एरो का जो हेड होगा ना, उधर साइड हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है सर, अब बात समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोन पेयर में। अब देख, कभी कभी जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, तो लोन पेयर में तुझे डाइपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है ध्यान से देख। ये जैसे मैंने लोन पेयर बनाया तो तू ऐसे कर देना, तू ऐसे कर देना। जैसे मैंने ये लोन पेयर बनाया तो तू ऐसे कर देना। बिल्कुल आसान है, लोन पेयर में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर एक NF3 का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर तेरे को लोन पेयर दिख गया क्या? यस सर। तो तूने डाइपोल मोमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। बिल्कुल आसान है ना? यस सर, आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डाइपोल मोमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आज के बाद उसमें तेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अपना लड़का जानता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में हमको कैसे डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है सर, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब तुम्हें पता होना चाहिए, देख जैसे मेरा जो डाइपोल मोमेंट है उसको मैं म्यू से डिनोट करता हूं। यस सर। अब देख, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सर, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो तेरा डाइपोल मोमेंट कितना आ जाए सर? 0 आ जाए, या तो तेरा डाइपोल मोमेंट 0 ना आए। दो ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि डाइपोल मोमेंट या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। इसके अलावा क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या? नहीं सर, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो या फिर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कब 0 होगा और कब नॉन 0 होगा। ठीक है, और एक और चीज देखेंगे कि अगर 0 होगा तो क्या बोलेंगे और नॉन 0 होगा तो क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें अपने को पढ़नी है। अब देख, तो अगर डाइपोल मोमेंट तेरा 0 हो गया, जिस दिन तेरा डाइपोल मोमेंट 0 हो गया उस दिन तू दो चीज बोल सकता है। उस दिन तू बोल सकता है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहा होगा, ये सर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रहा होगा। यानी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट 0 होता है। यस सर। सर मैं बोल सकता हूं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है। यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एग्जांपल भी तेरे को अगर दिखा दूं, यहाँ पर मैंने Cl2 लिख दिया, तो यहाँ पर Cl2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर? ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर, लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देख, अरे पोल का मतलब क्या होता है कि एक तरफ प्लस आ जाए और एक तरफ माइनस आ जाए, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। भाई, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन की होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन की भी तो होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं इसको नॉन पोलर बोल दूं क्या? पोलर तो तब बोलूंगा ना जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। एक तरफ मैं प्लस लिख दूंगा, एक तरफ मैं माइनस लिख दूंगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर मैंने माइनस लिख दिया, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर मैंने प्लस लिख दिया। तब जाके मैं बोलूंगा ना कि ये पोलर है। पर यहाँ पर देख जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन की होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन की होगी, यानी दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो मैं इसको क्या बोल दूं? पोलर बोलूं या नॉन पोलर बोलूं? सर ये तो नॉन पोलर है, ये तो बिल्कुल आसान बात है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि ये नॉन पोलर है। ठीक है,
और तेरे को दिख रहा होगा, तेरे को दिख रहा होगा अगर तू इसको यहां से बीच से तोड़ देना तो जैसा इधर आ रहा है वैसा सेम टू सेम उधर भी तो आ रहा है। इसको मैं सिमेट्रिकल बोल दूं क्या? यस सर। मतलब जो सिमेट्रिकल होता है सर वो नॉन पोलर होता है, उसका डायपोल मोमेंट कितना होता है सर? 0 होता है। बात क्लियर है ना? ठीक है, बस तू इतना ध्यान रखना, जिस दिन तेरा डायपोल मोमेंट 0 आ रहा हो ना तो दो चीज हमेशा बोल देना कि मॉलिक्यूल तेरा नॉन पोलर है सर, मॉलिक्यूल तेरा सिमेट्रिकल है। बिल्कुल आसान है ना? यस सर। तो ये बात हो गई, अगर डायपोल मोमेंट 0 होगा तो मैं क्या बोलूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर डायपोल मोमेंट 0 ना हुआ, यानी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आ रहा हो, तब मैं क्या बोलूंगा? तब मैं बोलूंगा पोलर बोल दूंगा, परमानेंट बोल दूंगा और नॉन सिमेट्रिकल बोल दूंगा। यहां सिमेट्रिकल था तो यहां मैंने नॉन सिमेट्रिकल बोल दिया, यहां नॉन पोलर था तो यहां मैंने पोलर बोल दिया, और पी से पोलर तो पी से परमानेंट। तो ये चीज तू बोल सकता है अगर तेरा डायपोल मोमेंट 0 ना आ रहा हो। ठीक है, डायपोल मोमेंट अगर 0 ना आ रहा हो तो तीन चीज तू बोल सकता है, पोलर बोल सकता है यस सर, परमानेंट बोल सकता है यस सर, नॉन सिमेट्रिकल बोल सकता है क्या? यस सर बोल सकता है। ठीक है, तो ये बातें हमको समझ में आनी चाहिए कि डायपोल मोमेंट अगर 0 होगा तो मैं क्या क्या बोल सकता हूं, और डायपोल मोमेंट अगर 0 नहीं हुआ तो मैं क्या क्या बोल सकता हूं। तो ये बातें हमको पता होनी चाहिए। अब हम खेल देखते हैं, और इस खेल में हम क्या सीखेंगे? इस खेल में हम कैसा सीखेंगे कि कैसे अपने को पता चले, कैसे अपने को पता चले कि सर डायपोल मोमेंट 0 है, और कैसे अपने को पता चले कि सर डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। इस खेल को समझने के बाद हमारा ये खेल समझ में आ जाएगा अपने को, तो मैं बता सकता हूं किसी भी मॉलिक्यूल में कि यहाँ पर क्या डायपोल मोमेंट 0 है या डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। ठीक है, तो खेल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि अगर तेरा सेंट्रल एटम जो है ना, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर अगर 0 हो, यानी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, तो हमेशा हमेशा तेरा डायपोल मोमेंट कितना होने वाला है सर? 0 होने वाला है। और लोन पेयर निकालना तेरे को आता है कि नहीं आता? यस सर आता है। लेक्चर नंबर 2 में तो हमने महारत हासिल कर रखी है भाई हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, लोन पेयर निकालने में। ठीक है, तो लोन पेयर तेरे को सेंट्रल एटम में निकालना आता है? यस सर निकालना आता है। और लोन पेयर जिस दिन तेरा 0 आ जाए उस दिन बोल देना कि इसका डायपोल मोमेंट भी 100% 0 होने वाला है। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल आपको कराऊं, जैसे मैंने लिख दिया BF3। ठीक है, तो बोरोन के लिए क्या लिखूंगा? 3+3/2। तो ये कितना हो गया? 6/2। ये कितना हो गया सर? 3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा सर? sp2 आएगा। यस सर। लोन पे अगर मुझे निकालना होगा तो गोलू नंबर, गोलू नंबर मतलब 3 माइनस साइड एटम। साइड एटम कितने हैं? साइड एटम भी 3 है, तो 3 में से 3 गया, आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। यानी BF3 में सेंट्रल एटम कौन है? बोरोन है, और बोरोन के पास लोन पेयर हमने निकाल दिए। लोन पेयर कितने आए सर? 0 लोन पेयर आ गए। ठीक है, 0 लोन पेयर आ गए। तो मुझे बात पता है ना कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 आते हैं तो यानी डायपोल मोमेंट भी 0 होता है। यानी मैं बोल दूं क्या कि BF3 मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट 0 होने वाला है। डायपोल मोमेंट 0 होने वाला है। बिल्कुल आसान है। तो आज के बाद तुमको पता लग जाएगा ना कि कब तेरा डायपोल मोमेंट 0 होगा। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया CO2। ठीक है, तो कार्बन यानी 4+0, क्योंकि जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइड एटम्स होते हैं तो उनका नीचे वाला नंबर हम नहीं लिखते। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात सीखी हुई है। ठीक है, तो 4+0 2 से हमेशा डिवाइड करते हैं, आंसर आ गया तेरा 2। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp, और यहाँ पर तो अगर लोन पेयर निकाले तो गोलू नंबर कितना है? 2 है, माइनस साइड एटम कितने हैं सर? 2 है, तो 2 में से 2 गया, आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जो सेंट्रल एटम कार्बन है उसके पास 0 लोन पेयर है, और हमको पता है सर जिस दिन सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर आ जाते हैं उस दिन हम बोल देते हैं कि हमेशा तेरा डायपोल मोमेंट 0 रहने वाला है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में मैं बोल दूं क्या कि डायपोल मोमेंट कितना होगा सर? 0 होगा। बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक है, अब देखते हैं अपना दूसरा खेल, स्टेप नंबर 2 देखते हैं अपन अब। ठीक है, अब देख, तो ये तो बात हो गई कि किसी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होगा अगर उसके पास लोन पेयर 0 हुए तो डायपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, और अगर उसके पास लोन पेयर आ जाए, अगर सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर आ जाए यानी लोन पेयर 0 अगर ना हो तो हम क्या बोलेंगे कि डायपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 तो डायपोल मोमेंट 0, और लोन पेयर अगर 0 नहीं तो डायपोल मोमेंट भी 0 नहीं। ठीक है, मतलब अगर लोन पेयर आएंगे तो डायपोल मोमेंट भी आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। लोन पेयर अगर प्रेजेंट हुए सेंट्रल एटम के पास तो डायपोल मोमेंट भी प्रेजेंट हुआ होगा। ठीक है सर, अब देख, पर यहां पर तेरे को कुछ एक्सेप्शंस ध्यान रखना है।
अगर हाइब्रिडाइजेशन तेरा sp3d आ रहा हो और उसमें लोन पेयर 3% हो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना sp3d हो और लोन पेयर 3% हो, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन तेरा sp3d2 आ रहा हो या फिर sp3d3 आ रहा हो और लोन पेयर उसमें 2% हो अगर, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। इस केस में हम क्या बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा सर, जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट कितना होगा सर, जीरो होगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जीरो कब कब हो सकता है, देख ध्यान से, डाइपोल मोमेंट तेरा जीरो कब कब हो सकता है, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर जीरो है तो डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा, यस सर। बाकी अगर हाइब्रिडाइजेशन तेरा sp3d आ रहा हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रहा हो और उसके पास लोन पेयर 3% हो, लोन पेयर 3% होने चाहिए, तब भी तू बोल सकता है कि डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। या फिर sp3d2 हो या फिर sp3d3 हो और लोन पेयर 2 हो, तब भी तू बोल सकता है कि डाइपोल मोमेंट कितने होने चाहिए, सॉरी डाइपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट कब जीरो होगा, कब नॉन जीरो होगा, ये बात हमको पता होनी चाहिए। अब मान लो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d और लोन पेयर प्रेजेंट होंगे सर अगर 1 हुए या फिर 2 हुए, ठीक है, तो इन केस में क्या होगा, अपना डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो ही होगा। अगर लोन पेयर आते हैं ना, लोन पेयर अगर प्रेजेंट होते हैं ना, हमेशा तेरा डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो ही होता है। ये तो कुछ एक्सेप्शन है, ये तुझे पता होना चाहिए कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो और लोन पेयर 3 हो तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो या फिर sp3d3 हो और लोन पेयर उसमें 2% हो तो भी तेरा डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाता है। ये तो अपने एक्सेप्शन हैं। बाकी कॉमन शब्द क्या है, कॉमन खेल क्या है सर, कि अगर अगर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो डाइपोल मोमेंट भी प्रेजेंट होगा, वो जीरो नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा खेल था, ये आपको पता होना चाहिए, और अगर थोड़ा सा तुम इसमें नजर घुमाओगे तो तुम्हें आसानी से ये समझ में आ जाएगा, आसानी से तुम इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो अगर तुमने ये ध्यान रख लिया तो तुम्हें बात पता लग जाएगी कि सर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। और ये बात भी तुम्हें पता है कि अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा सर नॉन पोलर या फिर सिमेट्रिकल बोल दूंगा, और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा पोलर, परमानेंट एंड नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है। तो अभी तक मुझे इतनी बात पता लग गई कि कब मैं बोलूंगा कि डाइपोल मोमेंट जीरो है और कब मैं बोलूंगा कि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ठीक है। और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो मैं दो चीज बोल सकता हूं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो मैं तीन चीज बोल सकता हूं कि पोलर मॉलिक्यूल होगा, परमानेंट होगा खेल, और नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक बात है यार, इतना अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें अगर आपको पता लग गई तो अब हम कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से आपको समझ में बातें आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड वेदर डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो या फिर नॉन जीरो। तुमको इतना पता करना है कि डाइपोल मोमेंट तुम्हारा जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा, ठीक है। ये म्यू का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 1 BF3 लिख दिया यहाँ पर मैंने। तो सेंट्रल एटम कौन है, अपना बोरोन है, ठीक है। तो मैंने लिखा सर 3+3/2, तो ये कितना हो गया 6/2, ये कितना हो गया सर 3 हो गया। 3 मेरा क्या गोलू नंबर है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले सर, कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा। लोन पेयर निकाल ले, लोन पेयर इक्वल टू गोलू नंबर माइनस साइड एटम्स कितने हैं 3 है, तो लोन पेयर कितना आ गया सर, जीरो आ गया। और मुझे बात क्लियर है, मुझे बात पता है सर कि अगर लोन पेयर जीरो आते हैं ना, अगर लोन पेयर जीरो आते हैं ना तो हमेशा हमेशा डाइपोल मोमेंट भी जीरो होता है। यहाँ पर मैंने देखा था अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर जीरो होंगे तो हमेशा तेरा डाइपोल मोमेंट भी जीरो होता है। यानी BF3 के केस में डाइपोल मोमेंट कितना होने वाला है सर, जीरो रहने वाला है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें सर, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बात समझ में आ गई। अगला एग्जांपल देख, PCl5, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस है, यस सर। अब देख P यानी नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो मैंने लिख दूं क्या 5, यस सर। 5 + 5 2 से डिवाइड कर दूं, यस सर। तो 10/2, यस सर। तो मैं लिख दूं क्या 5, यस सर। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया सर, sp3d, यस सर, ठीक है। लोन पेयर निकालो, तो लोन पेयर इक्वल टू गोलू नंबर कितना है 5 माइनस साइड एटम कितने हैं, वो भी 5 है। तो लोन पेयर कितना आ गया सर, जीरो आ गए। और ये बात मुझे पता है सर कि अगर लोन पेयर जीरो आते हैं सेंट्रल एटम के पास तो डाइपोल मोमेंट भी तो जीरो होता है। तो यहाँ पर मुझे बात पता लग गई कि यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट तेरा PCl5 में भी क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। बिल्कुल आसान है यार, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस थोड़ी है,
थोड़ा बहुत अगर आपको आता होगा, आपने सारे लेक्चर अच्छे से तमीज से देखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अपन। अब अपना तीसरा एग्जाम्पल आया CCl4। कार्बन अपना सेंट्रल एटम है, तो देख 4+4/2, तो ये कितना हो गया 8/2। 8/2 कितना होता है 4 होता है। हाइब्रिडेशन तेरा आ जाएगा सर sp3। लोन पेयर अगर निकालने हैं तो 4-4, आंसर आ गया 0। तो लोन पेयर कितने परसेंट है 0% है। और मुझे बात पता है सर कि सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर 0 होते हैं तो डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है। यस सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि क्योंकि लोन पेयर 0 थे तो डाइपोल मोमेंट भी कितना होगा सर 0 होगा। बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है यार। यस सर। अगला क्वेश्चन देख, NH3 सेंट्रल एटम कौन है अपना नाइट्रोजन है। यस सर। अब देख, तो 5+3/2, तो 8/2 कितना हो गया 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया सर sp3 हो गया। लोन पेयर कितना हो गया सर गोलू नंबर माइनस साइड एटम्स, तो लोन पेयर आ गए तेरे 1। ठीक है 1, यानी यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी यहां पर तेरा डाइपोल मोमेंट भी प्रेजेंट होगा, यानी यहां पर डाइपोल मोमेंट भी प्रेजेंट होगा। मतलब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है सर sp3 आ रहा है। देख, तो हमको बात पता है कि अगर लोन पेयर 0 नहीं होते तो डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होता। और एक्सेप्शंस तो सिर्फ अपने कौन से हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट है, sp3d में, sp3d2 में, sp3d3 में, sp2 sp3 में तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, तो sp3 वाला तो हमेशा ही क्या होगा सर, हमेशा ही क्या होगा सर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, वो एक्सेप्शन में तो है ही नहीं सर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी NH3 में अपना डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, SO2 लिखा हुआ है, सल्फर अपना क्या है यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो मैंने लिख दिया सर 6+0। 0 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जब हमने लेक्चर नंबर 2 देखा था, मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब साइड एटम्स होते हैं तो उनके नीचे वाला नंबर नहीं लिखना होता। तो यहाँ पर मैं ये 2 नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि साइड एटम अपना ऑक्सीजन है। यस सर। तो 6+0 2 से डिवाइड कर दे, आंसर आ गया तेरा 3। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा सर sp2। यस सर। लोन पेयर अगर निकालने हैं तो गोलू नंबर 3 माइनस साइड एटम कितने 2, तो यहाँ पर लोन पेयर आ गए 1, लोन पेयर आ गया 1। और ये बात हमको पता है। देख, अगर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो डाइपोल मोमेंट भी प्रेजेंट होगा, और sp2 में तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, sp2 में तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, यानी 0 नहीं होगा, यानी 0 नहीं होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देख, H2S है, यहाँ पर सल्फर क्या अपना सेंट्रल एटम है, तो मैंने लिख दिया सर 6 प्लस साइड एटम्स कितने हैं सर 2 हैं, 2 से डिवाइड कर दे, आगे आंसर 4। हाइब्रिडेशन आ जाएगा तेरा sp3। यस सर। अब तू क्या निकाल, लोन पेयर निकाल, तो लोन पेयर इक्वल टू गोलू नंबर 4 माइनस साइड एटम कितने हैं 2, तो लोन पेयर तेरे कितना आ गए 2 आ गए। ठीक है, अब ध्यान से देख, मैंने आपको बताया था कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो डाइपोल मोमेंट भी प्रेजेंट होगा, और sp3 में तो कोई एक्सेप्शन भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि डाइपोल मोमेंट तेरा प्रेजेंट होगा, यानी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देख, SF4 लिखा हुआ है, मतलब सल्फर यहां पर तेरा क्या है सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो मैंने लिखा सर 6+4 2 से डिवाइड कर दे। यस सर। कितना आ गया आंसर 5 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर sp3d होगा, sp3d होगा। ठीक है, और देख sp3d वाला एक्सेप्शन में प्रेजेंट है, एक्सेप्शन में प्रेजेंट है। अब हमको देखना है sp3d आ रहा है और कहीं लोन पेयर 3 ना आ जाए, कहीं लोन पेयर 3 ना आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं, लोन पेयर निकालू मैं। ठीक है, तो गोलू नंबर कितना है 5 माइनस साइड एटम कितने हैं सर 4 है, तो लोन पेयर कितना आ गया 1 आ गया, लोन पेयर तेरा 1 आ गया। और लोन पेयर 1 वाला तो एक्सेप्शन में है ही नहीं, एक्सेप्शन तो तब होगा जब लोन पेयर 3 प्रेजेंट हो। यानी यहाँ पर भी वही बात है कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो डाइपोल मोमेंट भी प्रेजेंट होगा, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर 0 नहीं होगा, यानी नॉन जीरो होगा, कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख, NF3 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन तेरा क्या है सेंट्रल एटम है। यस सर। तो मैंने लिखा सर 5+3 2 से डिवाइड कर दिया। यस सर। तो 8/2 टोटल कितना हो गया 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर sp3 होगा। लोन पेयर निकाल, लोन पेयर क्या होगा सर गोलू नंबर माइनस साइड एटम्स, तो लोन पेयर तेरे कितने हो गए सर 1 हो गया, 1 लोन पेयर हो गया। भाई मेरे
तुझे बात पता है कि अगर लोन पेयर आते हैं ना, लोन पेयर आते हैं तो डाइपोल मोमेंट भी प्रेजेंट होता है, और sp3 में तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। तो तूने लिख दिया कि डाइपोल मोमेंट तेरा जीरो नहीं होगा, यानी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। यस सर। अगला देख, XeF6, XeF6 ठीक है। Xe तो मैं लिख दिया 8 प्लस 6, 2 से डिवाइड कर दिया। यस सर। तो 8 और 6 कितना होता है 14, 14 को 2 से डिवाइड कर, आंसर आ गया 7। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया सर sp3d3। ठीक है। अब लोन पेयर निकाल, लोन पेयर इक्वल टू गोलू नंबर, गोलू नंबर कितना है सर 7 है, माइनस साइड एटम कितने हैं सर 6 है। तो लोन पेयर कितना आ गया तेरा, एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर कितना आ गया, एक लोन पेयर आ गया। sp3d3 तेरा एक्सेप्शन में प्रेजेंट था, ठीक है। sp3d3 तेरा एक्सेप्शन में प्रेजेंट था, पर ये तो तब एक्सेप्शन होता ना जब तेरे पास लोन पेयर कितने होते, दो होते, पर यहाँ पर लोन पेयर सिर्फ एक आ रहा है। तो वापस से वही नॉर्मल वाली बात चलेगी कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो डाइपोल मोमेंट भी प्रेजेंट होगा, यानी वो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। बिल्कुल आसान है ना। यस सर। पर मान ले अगर इमेजिन कर कि यहाँ पर तेरा लोन पेयर कितना आ जाते, दो आ जाते, तो ये तेरा एक्सेप्शन हो जाता है यार। देख लोन पेयर प्रेजेंट है दो और हाइब्रिडाइजेशन है तेरा sp3d3, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है, तब ये एक्सेप्शन हो जाता। पर अभी हमने देखा यहाँ पर लोन पेयर तो सिर्फ एक प्रेजेंट है, यानी ये अपना एक्सेप्शन नहीं है। लोन पेयर प्रेजेंट है मतलब डाइपोल मोमेंट भी प्रेजेंट होगा। ये मैंने लिख दिया, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है सर। अगला एग्जांपल देख, TeCl4, तो ये ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, टेलुरियम। ठीक है। तो मैंने लिख दिया सर 6 प्लस 4, 2 से डिवाइड कर दिया तो 10/2, आंसर आ गया 5, 5 हो गया। तो मैंने लिख दिया सर sp3d। ठीक है। लोन पेयर निकालते हैं सर। यस सर। तो लोन पेयर कैसे निकालूंगा, गोलू नंबर माइनस साइड एटम्स, लोन पेयर आ गया तेरा एक। ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और ये एक्सेप्शन तब होता अगर लोन पेयर तेरा आंसर होता लोन पेयर 3, पर हमारे केस में लोन पेयर सिर्फ एक आ रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल वाली बात चलेगी कि लोन पेयर प्रेजेंट है तो डाइपोल मोमेंट भी प्रेजेंट होगा। तो यानी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट तेरा प्रेजेंट होगा, यानी जीरो नहीं होगा। ठीक है। बिल्कुल आसानी से, मैं उम्मीद करता हूँ इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल प्रैक्टिस करवा दिए। आज के बाद अपना लड़का जानता है कि कब मैं बोलूंगा कि डाइपोल मोमेंट जीरो होगा और कब मैं बोलूंगा कि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। बस तुझे ये खेल चलाना आना चाहिए। ये खेल तुझे अगर पता है तो तू आसानी से हर केस खेल को कर देगा, कोई दिक्कत तुझे नहीं आने वाली। बाकी ये देख लेना कि कभी ये एक्सेप्शन वाला खेल तो नहीं आ गया, कहीं ये एक्सेप्शन वाला खेल तो नहीं आ गया। ठीक है। बाकी तुझे ये भी पता है कि जब डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसको बोलते हैं अपन नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है। और डाइपोल मोमेंट जब नॉन जीरो होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं, एंड नॉन सिमेट्रिकल बोलते हैं। मतलब यहाँ पर तेरे 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन एक साथ मैंने कंप्लीट करा दिए। आज के बाद कोई क्वेश्चन तेरे को पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, तुझे भाई पता है ना नॉन पोलर तो तब बोलते हैं जब डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो तुझे क्या चेक करना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा हो। ठीक है। क्वेश्चन अगर तुझको पूछ दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल, तो वापस तेरे को वही चेक करना है कि डाइपोल मोमेंट किसमें जीरो आ रहा होगा। यस सर। ठीक है। कोई तुमसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मतलब तेरे को क्या ढूंढना है, एक ऐसा ऑप्शन जहां पर तेरा डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। बात क्लियर है। कोई तुमसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर, तो तुम्हें बात पता हो गई कि यहाँ पर हमको क्या ढूंढना है, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो ढूंढना है। और डाइपोल मोमेंट कब जीरो होगा, कब नॉन जीरो होगा, ये तू आसानी से बता सकता है। तुझे खेल चलाना आ गया और तू खिलाड़ी बन चुका है। अब तुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली डाइपोल मोमेंट में बताने में कि यहाँ पर जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, यानी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, या फिर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी करवा दिए, अब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं सर, डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है। अब ध्यान से देख, बिल्कुल आसानी से देख, डाइपोल ये लिखा मैंने सर, डाइपोल, डाई मतलब सर दो, और पोल मतलब पोल। तो यहाँ पर देख जैसे प्लस माइनस, अब देख प्लस माइनस तो कब होगा ना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डाइपोल होगा कि नहीं होगा। यस सर। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा सर, डाइपोल मोमेंट होगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस से हमने बोल दिया, ये बिल्कुल हमने किससे बोल दिया सर, कॉमन
सेंस से बोल दिया। ठीक है, ठीक है। तो मुझे आज के बाद पता लग गई बात कि डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। यस सर, ठीक है। अब पहला एग्जांपल देख, ये लिखा मैंने HF, HCl, HBr, HI। तो हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। अब फ्लोरीन में हमको देखना है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि क्लोरीन होता है कि ब्रोमीन होता है कि आयोडीन होता है। हमको पता है ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो ये सीक्वेंस हमको फॉलो करनी है किसकी, डाइपोल मोमेंट की। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही वाली। ठीक है, अगला एग्जांपल देख, एक लिखा हुआ है सर NF3 और एक लिखा हुआ है BF3। ठीक है, तो NF3 देख, यहां पर हमने किया था NF3, ये रहा NF3। तो NF3 में तेरा डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आ रहा था, यानी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो NF3 में मैं लिख दूं क्या कि डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। और एक एग्जांपल हमने किया था BF3, ये देख, तो यहां पर हमने देखा कि डायपोल मोमेंट कितना परसेंट है, 0% है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि डायपोल मोमेंट तेरा कितना होगा, 0 होगा। अब NF3 में तेरा डायपोल मोमेंट आ रहा है और BF3 में डायपोल मोमेंट 0 हो रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है यार कि NF3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा है BF3 से। ये कर दिया मैंने खेल, बिल्कुल आसान है। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल देख, ये तेरा थोड़ा एक्सेप्शन है, इसमें तेरे को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है, तो एक तरीके से ये एग्जांपल इसकी तरह लग रहा है जो हमने पहला एग्जांपल किया था। तो आंसर इसका आना चाहिए ये, क्योंकि हमको पता है कि ये वाला खेल तो सब जगह कॉमन है। तो हमको अब इनमें ढूंढना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और सबसे कम कौन है। हमको पता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। तो हम ये वाला सीक्वेंस लगा देते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो CH3 प्रेजेंट है ना, वो एक बल्कि ग्रुप है भाई, वो एक बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उलट फेर हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा उलट फेर हो जाता है। यहाँ पर सही सीक्वेंस क्या होती है, सही सीक्वेंस हमको ध्यान रखना है कि जो ये CH3Cl है ना भाई, जो ये CH3Cl है ना, इसका सबसे ज्यादा हो जाता है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर, सबसे ज्यादा हो जाता है। तो बस तेरे को इतना ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा हो जाएगा CH3Cl का। यस सर, फिर किसका है सर, CH3F का होगा। यस सर, फिर किसका है, CH3Br का है, फिर किसका है सर, CH3I का है। तो ये तुझे बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं एक बार भी तूने इसको देख लिया, एक बार भी तूने इसको देख लिया, और ये क्वेश्चन जिस दिन तेरा नीट में पूछा जाएगा, तेरे को ध्यान रहेगा कि यस सर वहां पर आपने ऐसा किया था, और कोई दिक्कत तेरे को नहीं होने वाली। ठीक है, अगला देख, अगला देख। अब अगला जो एग्जाम्पल है, ये भी बहुत एक क्लासिकल एग्जाम्पल माना जाता है और यहीं से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देख, सबसे पहले क्या अपना वाटर है, सबसे पहले क्या अपना वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है अपना, ऑक्सीजन। यस सर, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो 6 + 2, 2 से डिवाइड किया। यस सर, तो कितना हो गया, 8/2, 4 हो गया। यस सर, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर, sp3 होगा। यस सर, लोन पेयर निकालते हैं, लोन पेयर निकालते हैं सर, गोलू नंबर माइनस साइड एटम्स, तो लोन पेयर कितने हो गए सर, 2 हो गए। ठीक है, sp3 कैसा बनता है अपना, टेट्राहेड्रल ऐसा बनता है। ठीक है, और 2 लोन पेयर है, तो एक डंडी मैंने ये हटा दी और एक डंडी मैंने ये हटा दी। ठीक है, तो ये जो शेप आता है वाटर का, क्या आता है सर, वी शेप बोल दो, बेंट बोल दो, या फिर एंगुलर बोल दो। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा सर ऑक्सीजन, और ये 2 मैंने क्या कर दिए, हाइड्रोजन कर दिए। और लोन पेयर कितने परसेंट है, 2% है, तो ये मैंने 2 क्या लगा दिए, लोन पेयर लगा दिए। ये मैंने 2 क्या लगा दिए, लोन पेयर लगा दिए सर। ठीक है, अब देख NH3 की बात देखते हैं अपन। ये लिखा NH3, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिखा सर 5 + 3, 2 से डिवाइड कर दिया, 8/2 कितना हो गया, 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया तेरा, sp3 हो गया। यस सर, लोन पेयर निकालते हैं। तो लोन पेयर निकाला मैंने, गोलू नंबर माइनस साइड एटम, तो लोन पेयर तेरा 1% है। यानी जब sp3 होता है ना, तो हमारा खेल ऐसा बनता है, और एक लोन पेयर है, यानी एक डंडी मैंने हटा दी। तो NH3 का जो शेप आता है वो कैसा आता है सर, पिरामिडल आता है, इसको बोलते हैं अपन पिरामिडल। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हमने आसानी से हर चीज सीखी हुई है, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे हुए हैं। तो ये मैंने बना दिया सर NH3 मॉलिक्यूल को पिरामिडल, और एक लोन पेयर है, ये मैंने एक लोन पेयर बना दिया। बिल्कुल आसान है ना, इतना कर लोगे। यस सर, कर लेंगे। अब आया तेरा NF3, नाइट्रोजन तेरा सेंट्रल एटम है। यस सर, अब देख 5 + 3, 2 से डिवाइड किया, 4, हाइब्रिडाइजेशन आ गया तेरा sp3,
लोन पेयर निकालूं तो लोन पेयर आ जाएगा तेरा गोलू नंबर माइनस साइड एटम, तो लोन पेयर आ गए तेरे एक। यस सर। तो यहाँ पर भी वापस से पैरामिडल से बन जाएगा, और एक लोन पेयर तेरा नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है। इतना तेरे को आता है कि नहीं आता? यस सर बिल्कुल आता है। अब ध्यान से देख, स्टार्टिंग में मैंने तेरे को डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने बताया था। इधर क्या होता है सर, इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इधर क्या होता है, इधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अब डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सर। अब देख, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है या ऑक्सीजन की है सर? सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो मैं इसको क्या ऐसे बना दूं? यस सर। यहाँ पर मैं क्या इसको ऐसे बना दूं? यस सर। और लोन पेयर में तो मैं हमेशा ऐसा बनाता हूँ। यस सर। इसको मैं हमेशा ऐसा बनाता हूँ क्या? यस सर। ठीक है, इसके केस में तुम ऐसे बनाओगे क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। यस सर। तो ये तो हमेशा ऐसा ही होगा लोन पेयर में तो हमेशा ऐसा ही होगा। अब मेरे को ऐसा बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में देख सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, तो फ्लोरीन की तरफ हेड होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पर ऐसे बना दिया। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ध्यान से देख, अब यहां पर तुमको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। देख, मान ले तेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, और एक जगह पे ऐसा है, यूं। तो यहाँ पर तू क्या निकालेगा? यहाँ पर तू इसका क्या निकालेगा? रिजल्टेंट निकालेगा। तो रिजल्टेंट तेरा ये आएगा सीधा। अब ठीक है, अब तूने रिजल्टेंट निकाल दिया तो इनको तू हटा दे। ठीक है, अब देख ये और ये सेम लग रहे हैं ना, ये और सेम लग रहे हैं, पर ये तो प्योरली पहले से ही ऐसा था। ठीक है, पहले से ये सीधा ऊपर था। यस सर। और ये हमने रिजल्टेंट वाला बनाया है। तो जो रिजल्टेंट वाला होता है ना, वो स्लाइटली ज्यादा होता है। वो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो स्लाइटली ज्यादा होता है इस वाले से। इसका क्या होता है? ज्यादा होता है जो हमने रिजल्टेंट बनाया है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वाले का थोड़ा सा क्या होता है? ऑलरेडी ज्यादा होता है। ठीक है, अब आ जा इधर। ये तूने वाटर का बनाया सर। ठीक है, वाटर का तूने बनाया, तो देख ऊपर मैं लोन पेयर वाला पहले बात करता हूँ। तो ये तेरे को दिख रहे थे ऐसे। ठीक है, तो तूने यहाँ पर इनका क्या बना दिया? रिजल्टेंट बना दिया। ठीक है, अब तू ये हटा दे ये वाले। ठीक है, अब नीचे वाले बात कर। नीचे पहले ऐसे थे, इनका भी तूने रिजल्टेंट बना दिया ये। अब इनको तू हटा दे। तो यहाँ पर वाटर के केस में सर दोनों के दोनों डाइपोल मोमेंट ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और दोनों रिजल्टेंट वाले हैं। ये बात ध्यान रखना, दोनों रिजल्टेंट वाले हैं। ठीक है, ऊपर वाला ये वाला जो है ये लोन पेयर का रिजल्टेंट निकला, और ये नीचे वाला ये इनका रिजल्टेंट निकला। यस सर। तो वाटर मॉलिक्यूल में मैंने डाइपोल मोमेंट को मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, अब आती है बात NH3 की। ठीक है, ऊपर लोन पेयर वाला तो प्योरली ऐसा डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और जो नीचे वाले हैं ना, ये जो नीचे वाले हैं N और H के बीच में, तो यहाँ पर इनका जो नेट आएगा वो भी ऊपर आएगा, मतलब जो इनका रिजल्टेंट आएगा। तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट वाला है, और ये तो प्योरली पहले से ही ऊपर था। तो अगर मैं इसके और इसके बीच में कंपेयर करूं तो ज्यादा कौन सा होगा सर? ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर ना दोनों क्या है अपने रिजल्टेंट वाले हैं, और रिजल्टेंट वाले प्योर से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर इस वाले केस में सिर्फ ये वाला रिजल्टेंट है, पर यहाँ पर तो दोनों ही रिजल्टेंट वाले हैं ना। लोन पेयर का भी रिजल्टेंट आया था, और नीचे जो H और O के बीच में डाइपोल मोमेंट बना रहे हैं अपन, उनका भी रिजल्टेंट आया था। तो यहाँ पर ये वाला ज्यादा होगा ना सर? ये वाला ज्यादा होगा ना, क्योंकि हमको पता है रिजल्टेंट वाला प्योर वाले से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो वाटर का डाइपोल मोमेंट NH3 से क्या होगा सर? ज्यादा होगा। ठीक है, अब आया तेरा NF3। ठीक है, तो यहां पर देख जो लोन पेयर वाला है वो तो ऐसा ही है सर। ठीक है, बाकी जो N और F के बीच में है ना, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा सर? नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा। और तेरे को पता है ये वाला खेल रिजल्टेंट का है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब क्या हो जाएगा? ज्यादा इसका नीचे की तरफ क्या आएगा सर? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी। यहाँ पर जीरो नहीं होगा सर, जीरो तो तब होता जब एक ऊपर होता और एक तेरा बराबर का नीचे होता, पर नीचे वाला तेरा यहाँ पर क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो रिजल्टेंट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ तेरा क्या हो गया? मतलब डाइपोल मोमेंट यहाँ पर उसकी डायरेक्शन शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे कम हो गया, और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, अब तुमको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो ऊपर और नीचे दोनों प्रेजेंट था, लोन पेयर का ऐसे आ रहा था और N और F का ऐसे आ रहा था।
अब मैंने ये नीचे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी ना, क्योंकि ये रिजल्टेंट वाला है ना, तो रिजल्टेंट वाला तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने ये एक नेट बना दिया नीचे की तरफ, और वो कितना रख दिया, 2 रख दिया। ठीक है, 5 में से 3 घटा के मैंने नीचे की तरफ नेट वाला बना दिया। ठीक है, तो ये मैंने नेट बना दिया। ठीक है, तो देख सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है, यस सर। फिर किसका हो रहा है, NH3 का हो रहा है, यस सर। फिर किसका हो रहा है, NF3 का हो रहा है। और ये क्लासिकल एग्जांपल है, यहां से बहुत बार आपका नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, आसानी से आपको बात समझ में आ गई। और एक बार आपने ये कर लिया ना, तो आपके दिमाग में भी बात क्लियर हो गई कि वाटर का सबसे ज्यादा होता है सर, फिर NH3 का आता है, फिर NF3 का आता है। इतना भी आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी, आपको वहां पर ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार ये कर लिया ना, तो आपको ये ध्यान रहेगा हमेशा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ कंसेप्ट देख, यहां पर कुछ कंसेप्ट देख। अब देख, हमने देखा था सर कि अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है ना सर, अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है ना, तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो अब कुछ मत करना, कुछ मत कर, तो क्या देख, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं है। जैसे मैंने देखा सर, मॉलिक्यूल सर सिमेट्रिकल था तो डायपोल मोमेंट 0 लिख दूं क्या, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं था, डायपोल मोमेंट नॉन 0 लिख दूं क्या, यस सर। सर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, डायपोल मोमेंट 0 लिख दूं क्या, सर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, डायपोल मोमेंट क्या 0 लिख दूं क्या, यस सर। तो अगर तूने सिमेट्री देख ली, सिमेट्री अगर तूने देख ली, तो तू बोल सकता है कि डायपोल मोमेंट तेरा सर 0 है, डायपोल मोमेंट तेरा क्या सर 0 है। ठीक है, अब जेईई मेंस में इसी कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने, थोड़ा सा उन्होंने बच्चों को घुमा दिया। बच्चे क्या बोल रहे थे, बच्चे क्या बोल रहे थे, सर सिमेट्री देख ली, डायपोल मोमेंट 0 है, सिमेट्री देख ली, डायपोल मोमेंट 0 है। तो ये कंसेप्ट बच्चे लगा के आ गए, पर वहां पर खेल थोड़ा पलट गया। अब यहां पर तुमको ध्यान रखना है, अगर देख यहां पर और इसके अपोजिट में OH प्रेजेंट हो या फिर SH प्रेजेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर देखो सर सिमेट्री लग रही है सर, पर यहाँ पर तेरी सिमेट्री नहीं होती, यहाँ पर तेरी सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, क्योंकि देख एक बार ये SH ऐसे होता है और एक बार ये SH इधर साइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुझे ये पता होना चाहिए, अगर SH प्रेजेंट हो या फिर OH प्रेजेंट हो अपोजिट पोजीशन में बेंजीन के, तो वहां पर देखने से तो लग रहा है कि सिमेट्री है, पर ध्यान रखना आज के बाद कि ये सिमेट्री नहीं होती। और अगर सर सिमेट्री नहीं है, यानी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, यानी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, यानी यहाँ पर डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका जेईई मेंस 2014 में पूछा गया था, आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी OH के अलावा या फिर SH के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन आ गए, यहाँ पर CN आ गए, तो यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है तो डायपोल मोमेंट 0 होगा, कॉमन सेंस की बात है, यस सर। ठीक है, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है अपने को, डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है। देखो सर सिमेट्री दिख गई, यस सर, तो डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। पर हमको आप पता लग गई बात कि OH अगर प्रेजेंट हो तो देखने से तो लगता है कि सिमेट्री है, पर यहाँ पर सर सिमेट्री नहीं होती। तो सिमेट्री अगर नहीं होगी तो डायपोल मोमेंट यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 0 है, तो बात पता लग गई कि डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है सर। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट अपन देखते हैं, ये कंसेप्ट क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, जैसे ये अपना बेंजीन बना रखा है मैंने, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें देख क्लोरीन प्रेजेंट है, इधर भी क्लोरीन प्रेजेंट है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन ही है, मतलब सेम तो है, दोनों सेम है, यस सर। तो अगर तेरे एरोमेटिक कंपाउंड में सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो ना, तो इनके जो बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं अपन थीटा, इनके जो बीच का एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो तेरे को पता होना चाहिए कि जो डायपोल मोमेंट होगा वो थीटा के इनवर्सली रिलेटेड होगा, वो थीटा के इनवर्सली रिलेटेड होगा, यानी थीटा अगर बढ़ा तो डायपोल मोमेंट घट जाएगा, थीटा अगर बढ़ा तो डायपोल मोमेंट घट जाएगा। देखो ये थीटा 1, ये थीटा 2 और ये थीटा 3, तो तुझे पता लग गया कि थीटा 3 सबसे बड़ा है, थीटा 3 सबसे बड़ा है, तो तू बात समझ गया कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा सर, सबसे कम होगा, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा सर, सबसे कम होगा, क्योंकि थीटा अगर बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट घटेगा ना, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा,
इसका हो जाएगा, फिर इसका होगा और सबसे कम उसका हो जाएगा। बात क्लियर है ना? ठीक है, बात क्लियर है ना? यस सर। और ये तो हमको पता भी है कि ये अपना सर सिमेट्रिकल है, इसका तो डायपोल मोमेंट 0 ही होगा, यानी सबसे कम होगा, ये भी बात अपने को पता है। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड में सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हमको यहाँ पर क्या करना है, उन सब्स्टिट्यूएंट के बीच का जो एंगल होगा उसको थीटा मानना है, और थीटा अगर बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट तेरा घटने वाला है। तो आज के बाद अगर ये क्वेश्चन तेरा पूछा जाए ना तो तू आराम से उसको सॉल्व करने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब एक और कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, अब आता है अपना सिस और ट्रांस कंसेप्ट। ठीक है, सिस और ट्रांस कंसेप्ट, सिस में तेरा डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा या फिर ट्रांस में तेरा डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, देखते हैं अपन। ठीक है, तो भाई देख, सिस में तेरा डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा या ट्रांस में ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। ये डिपेंड करता है सर इंडक्टिव इफेक्ट पे। अब देख, पहला पॉइंट क्या है, व्हेन टू ग्रुप्स हैव सेम इंडक्टिव इफेक्ट, दो ग्रुप्स के बीच में अगर इंडक्टिव इफेक्ट सेम है, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई तो आपको हो सकता है ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी फिर भी आपको समझ में आ जाए। पर मैं उम्मीद करता हूं आपने मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली हो, मुझसे नहीं पढ़ी तो किसी से भी पढ़ी हो, आपको इतना आ जाएगा जितना मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। अब ध्यान से देख, अगर सेम इंडक्टिव इफेक्ट है दो ग्रुप्स के बीच में, जैसे क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्लोरीन प्रेजेंट है, सर क्लोरीन माइनस आई शो करता है, ये भी माइनस आई शो करेगा, यानी यहाँ पर जो दो ग्रुप प्रेजेंट है उनका इंडक्टिव इफेक्ट सर सेम है, उनका इंडक्टिव इफेक्ट सर सेम है, दोनों का माइनस आई है। ठीक है, तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट दोनों का सेम हो जाए, जैसे यहाँ पर दोनों का माइनस आई हो गया ना, तो हमको क्या बोलना है कि जो सिस वाला होगा वो तेरा डायपोल मोमेंट ज्यादा रखेगा देन ट्रांस। तो ये अपना सिस है, सिस मतलब दोनों एक साइड है, देख दोनों एक साइड है ना, दोनों एक साइड होते हैं तभी तो सिस बोलते हैं अपन। तो सिस वाला ट्रांस वाले से क्या होगा, ज्यादा डायपोल मोमेंट रखने वाला है। ठीक है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट सेम हुए तो सिस वाला बोल देना ट्रांस से क्या हुआ, ज्यादा डायपोल मोमेंट रखेगा। ठीक है, पर अगर केस नंबर 2 देखते हैं, अगर क्या हुआ ना, तुम्हारा जो दो ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है एक, और एक क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देख CH3 तो तेरा प्लस आई वाला ग्रुप है और जो Cl है वो माइनस आई वाला है सर, तो यहाँ पर ग्रुप अपोजिट ग्रुप लगे हुए हैं, अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं सर, एक का प्लस आई है एक का माइनस आई है। तो ऐसे केस में तेरे को बोलना है कि जो ट्रांस वाला होगा, ट्रांस वाला अपना ये है, ठीक है, जो ट्रांस वाला होगा उसका डायपोल मोमेंट तेरा सिस वाले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात अपने को आसानी से समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाली। ठीक है, तो आज के बाद तुम्हें ये बात पता लग गई कि सिस वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा या ट्रांस वाले का ज्यादा होगा, ये बात डिपेंड करती है इंडक्टिव इफेक्ट पे, ये बात डिपेंड करती है इंडक्टिव इफेक्ट पे। अगर सेम इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे तो सिस इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस। ठीक है, और अगर तुम्हारा अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो बोल देना ट्रांस वाला ज्यादा डायपोल मोमेंट रखने वाला है सिस वाले से। तो ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में बात आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। अब यहां पर एक और कंसेप्ट अपन देखते हैं। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं सर नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसेप्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का कंसेप्ट। ठीक है, तो एक मैंने लिखा सर N2O, एक लिख दिया मैंने N2O3, एक लिख दिया मैंने N2O4, एक लिख दिया मैंने N2O5। ठीक है, अब यहां पर जो N2O है ना, N2O, यहां पर जो दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये जो दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है सॉरी, ये जो दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में हमको ध्यान रखना है ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी N2O में दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यस सर, ठीक है, बाकी N2O3, N2O4, N2O5 यहां पर दो नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। बस तुमको इतना ध्यान रखना है, N2O में दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये बात अगर तुम्हें पता है तो अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैज लीस्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में होगी, हमको पता है कि बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में होती है, ट्रिपल बॉन्ड में होती है, उससे थोड़ी ज्यादा किस में होती है, डबल बॉन्ड में, और सबसे ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की। तो हमको पता है यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है सर, सबसे कम होने वाली है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान है ना। ठीक है, अब तुझे एक बात और पता होनी चाहिए। अब देख, जैसे ये मैंने लिखा N2O4, N2O4,
तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, इसको अगर मैं यहां से तोड़ू ना तो जैसा इधर वैसा उधर, यानी ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है मतलब डाइपोल मोमेंट क्या जीरो होगा? यस सर, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो ये मैंने लिख दिया डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा सर? जीरो होगा। और पर बाकी के जो है ना, N2O हो गया, N2O3 हो गया, N2O5 हो गया, यहां पर तेरा डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होने वाला। ठीक है, तो इन चारों में से ये जो चार अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, इनमें से सिर्फ N2O4 होता है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है सर? जीरो होता है। तो ये बात तुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात तुझे पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं हर चीज आपको समझ में आ रही होगी और कोई भी रॉकेट साइंस आपको नहीं लग रही होगी। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आपकी बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी हो रही है, बहुत अच्छे लेवल पे, जेईई मेंस लेवल पे आपकी तैयारी हो रही है। एनसीईआरटी में ये सब इतना सारा नहीं दे रखा, पर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अभी अपन एनसीईआरटी की भी 1 to 1 वर्ल्ड टू वर्ल्ड रीडिंग करेंगे और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी का भी हर शब्द सीखने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं अपन? एक कंसेप्ट देखते हैं सर, एक कंसेप्ट देखते हैं। CH4 में क्या करना है? अब CH4 में क्या करना है? क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पर जो CH4 है ना, अब यहाँ पर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब तुझे ना एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लगाना है, एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लगाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि क्लोरीन से मैंने क्या करा दिया? सब्स्टिट्यूशन करा दिया। ठीक है, CH4 में। यस सर, तो सबसे पहले मैंने CH4 लिखा और तुम इसमें निकालोगे तो तुम्हारा लोन पेयर इसमें कितना आएगा सर? जीरो आएगा। और मुझे बात पता है सर कि अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास जीरो होते हैं तो डाइपोल मोमेंट तो हमेशा जीरो होगा। सिमिलरली तुम यहां पर भी देखोगे तो यहां पर भी कार्बन के पास लोन पेयर कितना आएगा सर? जीरो आएगा। तो बात क्लियर है कि लोन पेयर जीरो तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन? क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। तो अब देख, एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, यहां पर मैंने 2 हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिए। ठीक है, यहां पर मैंने 3 हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिया। अब यहां पर मैंने चारों के चारों हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, अब देख, जब मैंने ये बनाया ना सर, तो ये अपना ऐसा बना। देख, सी, इधर क्लोरीन, ये H, कॉमन सेंस की बात है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कैसा बना होगा? ये क्लोरीन, एक क्लोरीन यहां लगा दे और 2 H लगा दे ये। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तेरा एक लग गया क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन ये लग गया, एक क्लोरीन ये लग गया और एक तेरा H ये लग गया। ठीक है, तो ये ऐसे बने होंगे। तो ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये तेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा इसमें। ठीक है, बाकियों में क्या होगा सर? यूं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की ज्यादा होती है। और इस वाले में मैं कैसे बोलूंगा? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। यस सर, ये आपको पता लग गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्लोरीन की ज्यादा होती है तो ऐसा होगा। ठीक है, क्लोरीन की ज्यादा होती है तो ये ऐसा होगा, कार्बन की ज्यादा होती है तो ये ऐसा होगा, कार्बन की ज्यादा होती है तो ये ऐसा होगा। यस सर, इसकी अगर बात करें तो क्लोरीन की ज्यादा होती है ये ऐसा होगा, क्लोरीन की ज्यादा होती है ये ऐसा होगा, क्लोरीन की ज्यादा होती है ये ऐसा होगा, कार्बन की ज्यादा होती है ये ऐसा होगा। बिल्कुल आसान है ना? ठीक है, तो यहाँ पर देख, ध्यान से देख, ये क्या अपना CH3Cl है। अब यहाँ पर तेरे जो सारे के सारे एरो है ना, वो एक ही साइड को अपन क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं, सारे के सारे ऊपर ही तो है। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर तेरा डाइपोल मोमेंट क्या होगा सर? सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर तेरा डाइपोल मोमेंट क्या होगा सर? सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देख, एक ऊपर है, एक नीचे है, 2 ऊपर है, थोड़ा खेल बदल गया। अब यहाँ पर और बदल गया, एक ऊपर है, 2 नीचे हैं, एक ऊपर है, मतलब यहाँ पर 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, तो यहाँ पर और कम हो गया सर, यहाँ पर और कम हो गया। ठीक है, तो ये तुझे बात पता होनी चाहिए कि CH4 और CCl4 में तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्योंकि लोन पेयर जीरो है। बाकी CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 में सबसे ज्यादा किसका होगा? CH3Cl का, फिर होगा तेरा CH2Cl2 का, फिर होगा तेरा CHCl3 का, फिर CCl4 का कितना होगा? जीरो होगा। तो ये अपने को याद नहीं करने, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए और ये कॉमन सेंस अगर आप थोड़ा सा लगाओगे तो आपको ये समझ में बात आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अब देखते हैं अपन एनसीईआरटी की बात करते हैं। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने एनसीईआरटी। ठीक है, अब देख, एनसीईआरटी में पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स नाम से ये टॉपिक दे रखा है। क्या लिखा हुआ है सर? इन रियलिटी नो बॉन्ड और अ कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवलेंट और आयोनिक।
हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे कि आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा हुआ है कि रियलिटी में कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयोनिक है और कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवलेंट है। ठीक है, कोई भी 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, कोई भी 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड है ना उसमें कहीं ना कहीं आयोनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होंगे, और अगर कोई आयोनिक बॉन्ड है ना तो उसमें कहीं ना कहीं कोवलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं फजान्स रूल। क्या बोलते हैं इसको अपन? फजान्स रूल बोलते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा है इवन इन द केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, यानी जैसे मैं इसकी बात करूं तो दोनों नॉन मेटल है, यानी ये जो बॉन्ड है ये अपना कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, हालांकि ये कोवलेंट बॉन्ड है पर इसके पास 100% कोवलेंट कैरेक्टर नहीं होगा, इसके पास आयोनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होंगे। यही अपना क्या बोलता है? फजान्स रूल बोलता है। ठीक है, और वही यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? वन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन two similar atoms, for example in H2O2 Cl2 N2F2, the shared pair of electrons is equally attracted by the two atoms। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। अब देख, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा, जैसे मैं बात करूं अगर इसकी, देख जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है सर? जीरो है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है तो कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर कोई पोल्स नहीं बन रहे, यानी ये क्या अपना नॉन पोलर है। और ऐसे भी इसको देख सकते हैं भाई ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल अपन तभी तो बोलते थे जब क्या होता था? नॉन पोलर होता था। ठीक है, नॉन पोलर होता था। यस सर, तो ये बात हमको पता है। तो सिमिलरली देख, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल। या फिर मैं बोलूं यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो होगा तो नॉन पोलर होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब देख, अब क्या लिखा हुआ है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना वो बहुत कम है, यानी वो जीरो के बराबर ही है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, तो वहां पर भी अपन क्या बोलते हैं? नॉन पोलर ही बोलते हैं। हालांकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है पर बहुत कम है ना। जैसे मैं बात करूं CH की, यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस तो है पर बहुत कम डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इस केस में भी अपन क्या बोलते हैं? नॉन पोलर ही बोलते हैं। इस बॉन्ड को क्या बोलने वाले हैं? नॉन पोलर ही बोलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, ना के बराबर है, जीरो के आसपास है। ठीक है, अब देख, अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आ गया, ठीक ठाक आ गया, तब जाके अपन बोलते हैं कि ये अपना क्या सर? पोलर है। ये अपना क्या सर? पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तब अपन क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे कि ये पोलर है। ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पर क्या आएगा सर? माइनस चार्ज आ जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वहां पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसी को तो क्या बोलते हैं अपन? पोल्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन? पोल्स बोलते हैं। यस सर, तो ये पोलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाटर के केस में अगर मैं देखूं तो देख, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर मैं इस बॉन्ड को, OH बॉन्ड को पोलर बॉन्ड बोल दूं क्या? यस सर, मैंने पोलर बोल दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या मैं इसको पोलर बॉन्ड बोल दूं क्या? क्या मैं इसको पोलर बॉन्ड बोल दूं क्या? यस सर, ये पोलर बॉन्ड है। ठीक है, और इसको एनसीईआरटी बोलती है HF को हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब देखो दोनों अलग अलग एटम्स है ना, एक अपना H है और एक अपना F है। अगर ये ऐसा होता HH तो इसको मैं बोलूंगा होमोन्यूक्लियर। ठीक है, पर यहाँ पर HF है तो दोनों अलग अलग हैं, तो हेट्रोन्यूक्लियर लिखा हुआ है, हेट्रोन्यूक्लियर लिखा हुआ है सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर देख, जैसे मैंने ये लिख दिया HH। ठीक है, अब देख दोनों ये आइडेंटिकल है ना, दोनों ये आइडेंटिकल है, तो देख दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना वो एग्जैक्टली कहां पर आ जाएगा? बीच में आ जाता है। वो एग्जैक्टली कहां पर आ जाता है? बीच में आ जाता है। ठीक है, तुमको पता है कि एक बॉन्ड में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, हमने पहले देखा हुआ है पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो अगर अगर तुम्हारे जो दोनों एटम्स है ना, जो तुम्हारे दोनों एटम्स है वो एक ही हो, मतलब एक जैसे ही हो,
ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों एक ही हैं, सिमिलर हैं, दोनों दोनों आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा सर, इस केस में क्या होगा कि जो तुम्हारे दोनों इलेक्ट्रॉन है ना वो बीच में आ जाएंगे, वो मान ले बीच में आ जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिचुएटेड एक्जैक्टली बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, ठीक है। द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर पोलर बनेगा या नॉन पोलर बनेगा, भाई नॉन पोलर ही तो बनेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक ही है, मतलब ये सिमेट्रिकल है। या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, तो नॉन पोलर ही तो होएगा, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं अपन, कंट्रेरी टू दिस इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक HF। अब मैं HF की अगर बात ले लूं, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ना, यहाँ पर जो तेरे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो तेरे किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर दोनों सेम एलिमेंट है तो बीच में रहेंगे, पर अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया तो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पर, the shared electron pair between the two atoms get displaced more towards fluorine since the electronegativity of fluorine is far greater than the hydrogen. Yes sir, the resultant covalent bond is a polar covalent bond. ये क्या पोलर है कि नॉन पोलर है? यस सर ये पोलर है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस आएगा तो कॉमन सेंस की बात है पोलर होगा कि नहीं होगा। यस सर ठीक है। और यहाँ पर अगर तेरे को डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो तू कैसे करेगा सर, ऐसे करेगा। यस सर ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ तेरा क्रॉस एरो का हेड आएगा। यस सर, ये हेड आ गया तेरा फ्लोरीन की तरफ, ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर तेरे को डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तुझे पता होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट को अपन म्यू लेटर से डिनोट करते हैं क्या? यस सर, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तुझे पता होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब तूने फिजिक्स पढ़ी होगी, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर आता है, ठीक है। तो वहां पर हम बोलते हैं कि एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, उनके बीच की जो दूरी होती है उसको अपन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। वही सेम टू सेम यहाँ पर है, जो चार्जेस है ना उनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को अपन आर बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी सेम ऐसा ही था, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है सर? कूलम्ब होती है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सर? मीटर होती है। तो क्या मैं बोल दूं क्या कि जो डाइपोल मोमेंट है ना उसकी यूनिट कूलम्ब मीटर भी हो सकती है? यस सर, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है सर? कूलम्ब मीटर होती है कि नहीं होती? होती है सर, ठीक है। और एक और चीज हमने बात करी थी कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है उसकी यूनिट डीवाई भी होती है, डीवाई, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डीबाई, ठीक है। डीबाई को अपन लिखते हैं कैपिटल डी से, ठीक है। और तुझे डीबाई एंड कूलम्ब मीटर के बीच में रिलेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 डीबाई होता है 3.4 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर। 1 डीबाई इक्वल टू 3.4 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर, ठीक है। तो ये तुझे पता होना चाहिए। मान ले तेरे पास अगर आंसर आ रहा हो कि 5 डिवाई तेरा आंसर आ रहा होगा और तेरे को ऑप्शन में देखने को मिल जाए कि वहां पर कूलम्ब मीटर में आंसर दे रखे हैं, तो तू कैसे करेगा? 5 इंटू 3.4 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर। यस सर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 3 15, मतलब 15 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर, ठीक है। तो ये तुझे पता होना चाहिए कि डिवाई और कूलम्ब मीटर में कितना रिलेशन है। तो 1 डिवाई इक्वल टू क्या होता है सर? 3.4 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर, ठीक है सर। यस सर, तो ये तुझे पता होनी चाहिए। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सर डाइपोल मोमेंट की यूनिट समझ में आ गई। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? जनरली क्या होती है? डीवाई होती है, और डीवाई को मैं कूलम्ब मीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1 डीवाई इक्वल टू 3.4 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर। बिल्कुल आसान है सर। यस सर। अब देख, अब आगे बढ़ो। अब क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? अब जैसे मान लो मेरे पास HF है ना, जो HF है वो अब तेरा पोलराइज हो गया, पोल्स किधर हो गए? माइनस पोल किधर हो गया? जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो चुका है? पोलराइज हो चुका है, ठीक है। अब होगा क्या ना, जो HF मॉलिक्यूल है वो तेरा डाइपोल मोमेंट
पॉजेस करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। डायपोल मोमेंट पॉजेस करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। क्योंकि यहाँ पर पोल्स बन चुके हैं, एक तरफ प्लस आ चुका है जिधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और जिधर फ्लोरीन प्रेजेंट है उधर माइनस आ चुका है, मतलब यहाँ पर पोल्स बन चुके हैं। यस सर। तो यहाँ पर इनके बीच का जो सेपरेशन होगा उसको मैं आर लेने वाला हूँ। यस सर। जो यहाँ पर चार्ज होगा उसको मैं क्यू लेने वाला हूँ। यस सर। ठीक है, तो Q इंटू आर करेगा तो तेरा डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, यानी डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट है और उसके पास डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। अभी हमने कितने एग्जांपल प्रैक्टिस कर लिए जहां पर अपन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देख रहे हैं, और अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी डायपोल मोमेंट का कोई वैल्यू भी आएगी, कोई मैग्नीट्यूड आएगा। तो डायपोल मोमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है क्या? यस सर। डायपोल मोमेंट के पास डायरेक्शन भी होती है क्या? यस सर। तो डायपोल मोमेंट को मैं वेक्टर क्वांटिटी जो बोल रहा था वो क्या सही थी? यस सर, सही बात है। तो डायपोल मोमेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है? सर डायपोल मोमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये Q क्या अपना चार्ज है और R क्या अपना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, यूनिट क्या होती है सर? डायपोल मोमेंट की डिवाई होती है या फिर कूलम्ब मीटर भी बोल सकता हूं। ठीक है, पर डिवाई को कूलम्ब मीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 1 डिवाई इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻³ कूलम्ब मीटर। तो ये तुमको पता होनी चाहिए। ये सब एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा अंट संट नहीं पढ़ा रहा कि आपके टॉपिक से बाहर पढ़ा दूं मैं। आपको पीएचडी नहीं करानी मैंने, यहाँ पर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही सब पढ़ा रहा हूँ। बाकी कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखा हुआ तुमने HF, तो यहाँ पर तुमने देख डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना दिखा रखा है। तो ऐसे ही हमको भी पता है कि ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट। यस सर। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उधर हम एरो का हेड रखते हैं सर। यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये क्या सही है? यस सर, ये सही है। ठीक है, और यही बात तुमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, सब कुछ वही बात है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ो। दिस एरो सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल। ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिधर शिफ्ट हो रही है वही यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता रही है। देख जैसे मैंने लिखा सर HF, अब हमको पता है यहाँ पर जो तेरे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो तेरे इधर होंगे सर, ये होंगे। हमने अभी ऊपर देखा था जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा हमने शो किया, वो बस इतना बता रहा है कि तुम्हारे जो यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो फ्लोरीन की तरफ क्या है सर? ज्यादा है। वो फ्लोरीन की तरफ क्या है सर? ज्यादा है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। बात समझ में आ गई आपको? यस सर। आगे बात करते हैं अपन। अब हमको एक चीज ध्यान रखनी है, जब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ ना तो फिजिक्स में डायपोल मोमेंट को अपन एरो से शो करते हैं और केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट को अपन क्रॉस्ड एरो से शो करते हैं। और फिजिक्स में जब अपन एरो से डायपोल मोमेंट को शो करते हैं तो एरो का जो हेड होता है ना उधर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर जो क्रॉस्ड एरो का हेड होता है उधर हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, यानी वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोनों में डायरेक्शन क्या है सर? अपना अपोजिट है। अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको इतना पता होना चाहिए कि जो अपना डायपोल मोमेंट है वो कैसे शो करते हैं अपन? बाई क्रॉस्ड एरो, और जो एरो का हेड होगा ना वहां पर अपन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर एक साइंटिस्ट की फोटो लगा रखी है। इस साइंटिस्ट का नाम है सर पीटर डिबाई। पीटर डिबाई, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, पीटर डिबाई द डच केमिस्ट रिसीव्ड नोबेल प्राइज in 1936 for his work on X-ray diffraction and dipole moments। यानी जो अपना साइंटिस्ट पीटर डिबाई था ना उसको नोबेल प्राइज मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने काम किया एक्सरे डिफ्रैक्शन के ऊपर एंड डाइपोल मोमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसने डाइपोल मोमेंट के ऊपर काम किया था, तो इसके हॉनर में ना, इसके हॉनर में हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट है ना उसको हम बोल देते हैं कि ये क्या अपनी डिबाई है। ऑन द नेम ऑफ पीटर डिबाई। पीटर डिबाई को हॉनर देने के लिए हमने क्या बोल दिया आज के बाद से कि डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है सर? डिबाई है। और डिबाई को अपन कैसे लिखते हैं? कैपिटल डी से लिखते हैं सर। और हमको पता है सर 1 डिबाई इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻³ कूलम्ब मीटर। तो हमको डिबाई और कूलम्ब मीटर के बीच का जो रिलेशन है वो भी अपने को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो। जैसे मैं बात करूं
वाटर की। वाटर में तेरे कितने एटम्स प्रेजेंट है सर? 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो क्या ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है? यस सर। जैसे मैं बात करूं सर NH3 की, यहाँ पर तेरे टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, और 2 से ज्यादा जब एटम्स प्रेजेंट होते हैं हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो क्या ये अपना पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है? यस सर, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको वाटर का स्ट्रक्चर बता के दिखाया था, उसमें डायपोल मोमेंट आपको मैंने निकालना सिखाया था। देख वापस बना देता हूं। वाटर मैंने बनाया, इसका बेंट शेप होता है, ये मैंने बना दिया सर। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे डायपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है ना, ये क्रॉस एरो, उसको अगर लगाना हो तो कैसे लगाऊंगा? देख, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कि ऑक्सीजन की ज्यादा होती है? सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो मैं ऐसे बना दूं क्या मैं ऐसे कर दूं इसको? यस सर। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। और हमने फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमको पता है कि यहाँ पर अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। तो यहाँ पर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अपना ये वाला आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पर दिखा रखा है वही चीज। देख, एक ये था, एक ये था, तो रिजल्टेंट तुमने क्या निकाल दिया? यू निकाल दिया। ये अपना रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है, ये अपना रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। यहाँ पर तुमको पता है सर, यहाँ पर तुमको पता है कि जो ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, यहाँ पर इसके पास 2 लोन पेयर भी तो प्रेजेंट होते थे। तो ये मैंने 2 लोन पेयर बना दिए। ठीक है, तो लोन पेयर में हम डायपोल मोमेंट का सिंबल कैसे लगाते हैं? यू लगाते हैं सर। ये लगा दिया मैंने। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा सर? ऐसा ही होगा। तो वाटर के केस में ऐसे वाले क्या आ जाते हैं? अपने 2 आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? 2 आ जाते हैं। दोनों की डायरेक्शन क्या है सर? सेम है। बात क्लियर है ना? ये बात हमने ऊपर भी देखी थी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। ये तुम्हारा क्या आ गया सर? रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आ गया। ये क्या आ गया तुम्हारा? रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की? 1.85 डिबाई। तो आज के बाद ध्यान रखना, वाटर में डायपोल मोमेंट की वैल्यू याद रखना 1.85 डिबाई। और इसको अगर तुमको कूलम मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.85 इंटू 3.4 इंटू 10⁻³ कर देगा, तो वो तुम्हारी वैल्यू कूलम मीटर में भी आ जाएगी। बस तुमको डिबाई में याद रखना है कि वाटर के केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1.85 डिबाई। ठीक है, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अब देख, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सर वाटर, तो सेंट्रल एटम कौन है अपना? ऑक्सीजन है। यस सर। तो अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करूं, इसमें लोन पेयर निकालने की कोशिश करूं, तो देख 6 + 2, 2 से डिवाइड कर दे, कितना आ गया? 4 आ गया। ये 4 क्या आया मेरा? गोलू नंबर आ गया। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा सर? sp3 हो जाएगा। लोन पेयर निकाल, तो लोन पेयर कैसे निकालूंगा? गोलू नंबर माइनस साइड एटम्स। तो लोन पेयर कितना आ गया सर? यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर आ गए। ठीक है, और मुझे बात पता है सर कि अगर लोन पेयर आते हैं ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, वो 0 नहीं होता। तो मैंने लिख दिया डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अपना कोई एक्सेप्शन में भी नहीं आ रहा था, sp3 में कोई एक्सेप्शन भी प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया डायपोल मोमेंट अपना 0 नहीं होगा। यानी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होने का मतलब ये भी तो बोलते थे कि ये अपना क्या सर? पोलर है। ये जो मॉलिक्यूल है वाटर का, ये क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है सर? अपना पोलर मॉलिक्यूल है। वो क्या है? अपना पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देख, जैसे मैं ये वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा हूं ना, ये, और अगर मैं यहाँ पर इस OH बॉन्ड की बात करूं, तो देख ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पर मान ले प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया। अब पोल्स बन चुके हैं ना, पोल्स बन चुके हैं, यानी ये जो बॉन्ड है ये क्या अपना पोलर बॉन्ड है कि नहीं है? यस सर, ये पोलर बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब वाटर में जो OH बॉन्ड होता है, क्या वो पोलर है? यस सर, पोलर है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया वाटर में बॉन्ड भी पोलर है और वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो भी पोलर है। यस सर। कोई दिक्कत है क्या किसी को? सर कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली। ये बात थी अपनी वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन। अगला एग्जांपल आया अपना BeF2। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं BeF2। ये लिख दिया मैंने BeF2। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन है अपना? बेरिलियम है। यस सर। यहां पर मैं लोन पेयर निकालने की कोशिश करता हूं, तो देख 2 + 2, 2 से डिवाइड कर दे, 4/2, कितना हो गया? 2 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया सर? sp हो गया। यस सर। लोन पेयर निकाल, लोन पेयर इक्वल टू
गोलू नंबर माइनस साइड एटम, तो लोन पेयर कितना आ गया सर, 0 आ गए। और हमको ये बात पता है सर, अच्छे से पता है, हर बच्चे को पता है कि लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम के पास 0 आ जाते हैं ना, तो हम क्या बोल देते हैं कि हमारा डाइपोल मोमेंट कितना होगा सर, 0 होगा। और डाइपोल मोमेंट 0 का मतलब क्या होता है सर, नॉन पोलर होता है कि नहीं होता, होता है सर। यानी जो BeF2 है उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, यस सर। क्या वो नॉन पोलर होगा, यस सर। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि जो BeF2 मॉलिक्यूल है वो अपना क्या है सर, नॉन पोलर है। वो क्या अपना नॉन पोलर है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना लेता हूं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, sp मतलब लीनियर बनेगा, यस सर। तो ये मैंने बना दिया, Be ये लिख दिया मैंने, और 2F मैंने ये लगा दिए, ठीक है। अब ध्यान से देख, अगर मुझे यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लगानी हो, तो अपने को पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से ज्यादा होती है, तो मैंने ये ऐसे लगा दिया, यस सर। और इसके लिए मैंने ये इधर लगा दिया, ठीक है। तो एक लेफ्ट साइड आ रहा है, एक राइट साइड आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट आउट कर देंगे डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट अपना कितना आ जाएगा सर, डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा सर अपना, 0 आएगा कि नहीं आएगा। और ये बात तो हमको ऑलरेडी पता है, जो हमने खेल सीखा था वहीं से हम निकालना जानते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 होगा या नॉन 0 होगा। यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने समझा रखा है उस हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों अपना डायपोल मोमेंट BeF2 के केस में 0 हो रहा है, क्योंकि दोनों डायपोल मोमेंट की ना डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे को कट आउट कर देंगे। डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, नेट वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से एक बात देख, ये मैंने BeF2 लिख दिया सर, ठीक है। तो यहां पर जो Be और F बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है BeF, हमको पता है सर कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा होती है और बेरिलियम की बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस मान ले, यहाँ पर तेरा प्लस आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस आ चुके हैं, यानी डाइपोल बोल दूंगा क्या, यानी ये पोलर मॉलिक्यूल तो नहीं था, ये पोलर मॉलिक्यूल तो नहीं था। जो BeF2 है वो मॉलिक्यूल पोलर तो नहीं था, पर ये जो बॉन्ड है ये पोलर है कि नहीं है, यस सर ये पोलर बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया सर कि बॉन्ड जो यहाँ पर प्रेजेंट है BeF बॉन्ड, वो अपना पोलर बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर से एक बात समझ में आ रही है कि अगर बॉन्ड पोलर है ना, तो ये कंफर्म नहीं होता कि हमारा मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर तुम BeF2 के केस में भी देख लो, बॉन्ड तो तुम्हारा पोलर था, बॉन्ड तो तुम्हारा पोलर था, पर मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड का पोलर होना ये कंफर्म बात नहीं बताता कि हमारा मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां पर तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है सर। अब अपना अगला एग्जांपल आया, अगला एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो दे रखा है अपना BF3, ये लिखा हुआ है BF3। तो BF3 को मैं लिख लेता हूं यहां पर, ये लिख दिया मैंने BF3, यस सर। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो ये BF3 मॉलिक्यूल है, क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है, क्या इसमें डायपोल मोमेंट 0 होगा या नॉन 0 होगा, देखते हैं अपन। सेंट्रल एटम कौन है सर, बोरोन है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सर 3 + 3, 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 3, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तेरा sp2, यस सर। लोन पेयर निकालेंगे तो गोलू नंबर माइनस साइड एटम, तो लोन पेयर कितने हो गए सर, 0 हो गए। और हमको बात पता है कि अगर लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास जो लोन पेयर है वो 0 आ जाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं सर, हम बोलते हैं कि डायपोल मोमेंट भी क्या होगा सर, 0 होगा। और डायपोल मोमेंट 0 मतलब नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट 0 मतलब नॉन पोलर। ये बातें सब हमने ऊपर सीखी हुई हैं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी नई बात इसमें नहीं है। यानी जो BF3 है ना वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो BF3 है सर वो मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पर उसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे पता लग गया सर, sp2 है, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लानर, यस सर। ट्राइगोनल प्लानर कैसे बनता है सर, ऐसे बनता है ट्राइगोनल प्लानर। तो ये मैंने बीच में B लिखा और 3 मैंने क्या लगा दिया सर, फ्लोरीन इसमें लगा दिए, ये क्या बन गया इसका, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर बन गया, यस सर। बात क्लियर है ना, ठीक है। अब वापस से मैं अगर यहाँ पर बनाऊं और एक चीज तुमको बताऊं कि यहाँ पर ध्यान से देख, जो ये BF बॉन्ड है ना, ये जो B और F के बीच में बॉन्ड है, अब देख फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है और बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी B और F के बीच में जो ये बॉन्ड है यहाँ पर ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो माइनस कर दिया मैंने, यहाँ पर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो प्लस कर दिया मैंने, तो देख पोल्स बन चुके हैं। यानी ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना तेरे को, ये क्या है सर, अपना पोलर बॉन्ड है, ये क्या अपना पोलर बॉन्ड है। यानी जो BF3 है ना उसमें बॉन्ड तो पोलर है, पर जो BF3 मॉलिक्यूल है वो क्या है सर, अपना नॉन पोलर है। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। BF3 के केस में भी क्या हो रहा है, बॉन्ड तो
बॉन्ड तो अपना पोलर है, पर जो BF3 मॉलिक्यूल है वो क्या है सर, नॉन पोलर है। यस सर, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई बात। ठीक है सर, अब देख ये BF3 का मॉलिक्यूल इन्होंने बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, और देख जैसे मैं BF3 बना रहा था ना, BF3 का अगर मैंने ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर बनाया तो हमको पता है सर बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा या फ्लोरीन की ज्यादा, सर फ्लोरीन की ज्यादा। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि नहीं होगी? यस सर। इसकी ऐसे होगी कि नहीं होगी? यस सर। इसकी ऐसे होगी कि नहीं होगी? यस सर। होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, इस वाले का और इस वाले का जो रिजल्टेंट आएगा, जो नेट आएगा, वो कहाँ आएगा सर? ये सीधा ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ऊपर की तरफ आ गया और एक नीचे की तरफ आ गया, तभी तो क्या हो गया यहाँ पर डायपोल मोमेंट कट आउट हो गए, क्योंकि एक डायरेक्शन ऊपर है एक डायरेक्शन नीचे है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि डायपोल मोमेंट कितना है सर? 0 है। डायपोल मोमेंट कितना है सर? 0 है। और यही बात यहाँ पर एनसीईआरटी ने समझा रखी है। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। देख जितना डायरेक्शन इधर का है ना उतना ही इधर है, तो कट आउट हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट कितना हो गया सर? 0 हो गया BF3 के केस में। और अगर हम अपने खेल के हिसाब से देखें तो हमको तो निकालना आता ही है, हमको तो पता ही है कि कैसे निकालते हैं। देख हमने निकाला था BF3 मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो डायपोल मोमेंट 0 मतलब सर नॉन पोलर बोल दूं क्या? यस सर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या लिखा हुआ है? अब देख यहाँ पर एक चीज और दे रखी थी कि यहाँ पर ना BF3 में यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा सर? 120 डिग्री होगा। अरे ये बातें तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में सारी बातें बता रखी हैं। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता था तो शेप बनता था सर ट्राइगोनल प्लानर, तो बॉन्ड एंगल तो वहां पर 120 डिग्री का ही तो होता था। वही तो बात लिखी हुई है, कोई भी नई बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन है NH3 और NF3 के बीच में। हालांकि ये कंपैरिजन मैंने आपको ऊपर करा दिया था, एक क्वेश्चन कराया था वाटर NH3 और NF3 वाला, तो वही यहाँ पर कंपैरिजन दे रखा है NH3 और NF3 का। ठीक है, तो देख ये तुमने NH3 लिख दिया, ये तुमने NF3 बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देख तू, अगर यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है उनकी डायरेक्शन मैंने लगा दी। लोन पेयर में तो हमेशा सर ऐसे ही लगाते हैं, लोन पेयर में तो सर हमेशा ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है सर, अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या हाइड्रोजन की ज्यादा है? तो सर नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो मैंने ये ऐसे बना दिए। यस सर, मैंने ऐसे बना दिया डायपोल मोमेंट को। ठीक है, तो अब इसका जो नेट निकलेगा, इसका जो नेट निकलेगा इन तीनों का, जो ये नीचे 3 दिख रहे हैं, ये इनका जो नेट निकलेगा वो तो ऊपर की तरफ ही निकलेगा, है ना? हमने किया था क्वेश्चन ऐसा वाला, किया था ना क्वेश्चन सेम टू सेम ये वाला। ठीक है, तो नेट तुम्हारा ऊपर ही निकला। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर का भी ऊपर ही था, और जो ये नीचे वाले थे NH बॉन्ड, उनका भी जो नेट निकला डायपोल मोमेंट वो भी ऊपर निकला। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होंगे कि सब्सट्रैक्ट होंगे? सर ये ऐड होंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक जगह ही है। ठीक है, सिमिलर डायरेक्शन है दोनों की। अब इसकी अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं NF3 की, तो लोन पेयर वाला तो ऊपर की तरफ डायपोल मोमेंट शो कर रहा है डायरेक्शन में, पर जो NF3 है ना, हमको पता है कि जो फ्लोरीन होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या सर ज्यादा है, तो इनके लिए मैं डायरेक्शन नीचे की तरफ शो करूंगा डायपोल मोमेंट की। यस सर, तो इनका जो नेट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो लोन पेयर का ऊपर, और जो NF बॉन्ड है उनका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ। ठीक है, और हमको पता है ये रिजल्टेंट वाला है, मतलब ये क्या अपना स्ट्रॉन्ग है, तो ये कौन जीतेगा इसमें? नीचे वाला जीत जाएगा, नीचे वाला जीत जाएगा। रिजल्टेंट की ना डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ थोड़ी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो नीचे वाला जीत जाएगा। ये हमने देखा था ऊपर खेल। तो एक में ना 2 ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, और एक में तो सिर्फ एक ही तरफ, एक ही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ रही है, वो भी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमको पता लग गया कि जो अपना NH3 है ना, उसकी डायपोल मोमेंट NF3 से क्या होने वाली है सर? ज्यादा होने वाली है। NH3 की डायपोल मोमेंट NF3 से क्या होगी? ज्यादा होगी। और ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, हमने यही क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया हुआ है। सबसे ज्यादा वाटर की होती थी, फिर NH3 की होती थी, फिर NF3 की होती थी। इसको अपने को याद नहीं रखना, इसको अपने को याद नहीं रखना, ये हमको करना भी आता है, पर एक बार आपने ये कर लिया ना तो आपके दिमाग में बात रहेगी। और जब नीट में ये क्वेश्चन आपका आएगा ना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है नीट में और जेईई मेंस में, तो आपके दिमाग में बात हमेशा रहेगी कि सर वाटर का सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट था, फिर NH3 का था, फिर NF3 का था। ठीक है सर, तो यहां पर मैंने लिख दिया NH3 का ज्यादा होगा और फिर होगा सर NF3 का। बात क्लियर है, और रीजन भी आपको मैंने बता दिया। अब आप इसको रीड करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है उनको आपको याद नहीं करना,
ये वैल्यू से बस इतना पता लग रहा है कि देख NH3 के केस में डायपोल मोमेंट 4.9 है और NF3 के केस में 0.8 है, तो NH3 वाले की डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है। क्यों होती है? आपको बात समझ में आ गई क्या? यस सर। आगे बात करते हैं अपन। अब यहां पर देख क्या लिखा हुआ है, जस्ट एज ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड हैव सम पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर। मतलब देख बोलने का मतलब ये है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। मान लो कोई कोवेलेंट बॉन्ड है ना। कोवेलेंट बॉन्ड किन के बीच में बनता है? नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होनी चाहिए था 100%। पर यहाँ पर होता क्या है ना, कोई अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, और कोई अगर आयोनिक बॉन्ड है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कोई भी आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता और कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। कोई अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होंगे, और कोई अगर आयोनिक बॉन्ड है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होंगे। और इसी को बोलते हैं अपन फजान्स रूल। इसको क्या बोलते हैं अपन? फजान्स रूल। और फजान्स रूल से हम क्या निकालना जानते हैं? हम फजान्स रूल से निकालना सीखेंगे अभी कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो फजान्स रूल से हम कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना जानते हैं। ठीक है, अब देख हमको क्या पता होना चाहिए कि जो फजान्स रूल है वो क्या बोलता है कि कोई अगर आयोनिक बॉन्ड है ना तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। कोई अगर आयोनिक बॉन्ड है तो वो 100% आयोनिक नहीं होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। तो उसी कोवेलेंट कैरेक्टर को हमको निकालना है, और ये निकालना हमको कौन सिखाता है सर? फजान्स रूल सिखाता है। और अभी मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने आपको ये समझाया था कि कोवेलेंट कैरेक्टर अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, वापस से यहाँ पर हम देख लेते हैं फजान्स रूल से हम कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर निकालते हैं, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, अब देख यहाँ पर तेरे को 2 स्टेप फॉलो करना है, और ये दोनों स्टेप तूने फॉलो कर दिया तो तू खेल खेलना जान जाएगा, तो खिलाड़ी बन जाएगा। बिल्कुल आसान है और कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप क्या है सर? कि अगर चार्ज बढ़ेगा ना, चार्ज तेरा कैटायन में भी बढ़ सकता है और एनायन में भी बढ़ सकता है, बस चार्ज बढ़ना चाहिए। चार्ज अगर बढ़ रहा है तो मैं बोल दूंगा कि सर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो वही बात मैंने लिख दी यहाँ पर, चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, पर अगर सर चार्ज सेम हो जाए ना, अगर चार्ज सेम हो जाए तब हम स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। तो आ गया मैं सर स्टेप नंबर 2 पे। ठीक है, मैं अगर स्टेप नंबर 2 पे आया हूं इसका मतलब ये है कि सर स्टेप नंबर 1 फेल हो चुका है। यस सर, सही बात है। स्टेप नंबर 1 फेल कब होगा? जब दोनों का चार्ज क्या आ जाए सर? सेम आ जाए। जिनका हमको कंपेयर करना है, जिनका हमको कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करना है, उन सब में चार्ज सेम आ जाए, तब जाके मैं स्टेप नंबर 2 पे आऊंगा। यस सर, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है अपने को? देखना है कि चेंज कौन हो रहा है। या तो तुम्हारा कैटायन चेंज हो रहा होगा या तो तुम्हारा एनायन चेंज हो रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं, यहाँ पर कैटायन तुम्हारे कौन है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। तुम्हारे कैटायन चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस सर, कैटायन चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर बेटा है, यहाँ पर मांगे है, यहाँ पर कार है, कैटायन अपने चेंज हो रहे हैं। पर एनायन तुम्हारे देख सब जगह सेम है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है। मतलब इस वाले एग्जाम्पल में ना कैटायन वाला पार्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हम यही देखते हैं कि कैटायन वाला पार्ट चेंज हो रहा है या एनायन वाला पार्ट चेंज हो रहा है। जो चेंज होते रहता है उसको फोकस पे करते हैं, उससे हम खेल कितना जानते हैं। जो चेंज होते रहता है उससे अपने को खेलना है। ठीक है, तो मान लो कैटायन चेंज हो रहा होगा तो मैं क्या बोलूंगा? सर कैटायन का साइज घटेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर कैटायन चेंज हो रहा होगा तो क्या बोल देना स्टेप नंबर 2 में कि कैटायन का साइज घटेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और अगर एनायन चेंज हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर देख, यहाँ पर जो कैटायन लिथियम है वो तो सब जगह कॉमन है, पर यहाँ पर तुम्हारा एनायन वाला पार्ट चेंज हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब मैं क्या बोलूंगा? सर एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी स्टेप नंबर 2 में ना जो चेंज हो रहा होगा उसके हिसाब से हमको खेलना पड़ता है। जो चेंज हो रहा होगा ना उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये अपना स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो अगर कैटायन चेंज हो रहा होगा तो मैं बोलूंगा कैटायन का साइज घटेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और अगर एनायन चेंज हो रहा होगा तो मैं बोल दूंगा सर एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर की सीक्वेंस लगा देते हैं इन एग्जांपल्स में, किसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगी और किसकी कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगी। पहला एग्जांपल है अपना BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। ठीक है, तो ये सब अपने क्या है सर? सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। और हमको पता होना चाहिए कि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 ही होती है। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर Be+2,
ये लिख दिया मैंने Mg+2, ये हो गया सर Ca+2, ये हो गया Sr+2, ये हो गया Ba+2। ठीक है, अब देख यहाँ पर चार्ज देख सबकी खोपड़ी में सेम है, यानी यहाँ पर स्टेप नंबर 1 फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि सबकी खोपड़ी में चार्ज सेम है +2। ठीक है, तो अब हम आएंगे स्टेप नंबर 2 में। अब हमको देखना है कि कैटायन चेंज हो रहा है या एनायन चेंज हो रहा है। सर यहाँ पर कैटायन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या खेलते थे सर, कैटायन का साइज घटेगा ना, तो कैटायन का साइज घटेगा ना तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब ध्यान से देख, हमको पता है ग्रुप में नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे नीचे कौन होता है अपना, ये होता है बाप। ठीक है, तो इसका साइज क्या होगा सर, सबसे बड़ा होगा, यानी इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा सर, सबसे कम होगा। तो यहाँ पर मैं सीक्वेंस कैसे लगा दूंगा, ऐसे लगा दूंगा। बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है। जो कैटायन का साइज होगा ना, उसके इनवर्सली रिलेशन रखता है कौन, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो कैटायन का साइज सबसे बड़ा किसका था, इसका था, इसका था Ba+2 का। ठीक है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया सर, सबसे कम हो गया। यस सर, बिल्कुल आसान है ना। यस सर, अगला एग्जांपल देख, LiF, LiCl, LiBr, Li, सब में यहाँ पर कैटायन कौन है सर, लिथियम है। लिथियम में चार्ज कितना होता है सर, +1 होता है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देख चार्ज तो सब में सेम है, चार्ज तो सब में सेम है, यानी स्टेप नंबर 1 अपना क्या हो गया, फेल हो गया। स्टेप नंबर 1 से हमारा आंसर नहीं आ रहा। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। अब हम देखेंगे यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है, कैटायन चेंज हो रहा है या एनायन चेंज हो रहा है। सर यहाँ पर कैटायन तो सब में कॉमन है, सब में कैटायन कौन है, अपना लिथियम आयन है, मतलब यहाँ पर एनायन चेंज हो रहा है। यहाँ पर कौन चेंज हो रहा है सर, एनायन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं जो चेंज हो रहा था उसको लिख लेता हूँ, F-Cl- Br- और I-, ये अपने एनायंस है, ये चेंज हो रहे हैं सर। ठीक है, तो हमको क्या पता है सर, हमको खेल नंबर 2 में क्या पता है कि एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। सबसे बड़ा एनायन कौन सा है सर, आयोडीन है ना, क्योंकि नीचे जाने पर ग्रुप में साइज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो एनायन सबसे बड़ा कौन सा है, आयोडीन है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा सर, सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा Li का, फिर LiBr का, फिर LiCi का, और सॉरी LiCl का, और सबसे कम हो जाएगा LiF का। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आ जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। बिल्कुल आसान है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं लग रही, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं अपन, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देख यहाँ पर तुम अगर निकालोगे तो Na+ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सर Mg+2, यहाँ पर आ जाएगा सर Al+3। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर तो स्टेप नंबर 1 से ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि खोपड़ी में जो चार्ज है ना वो चेंज हो रहा है। तो हमको पता है सर, चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा, AlCl3 का, फिर होगा MgCl2 का, फिर होगा NaCl। बिल्कुल आसान है ना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, AlF3, Al2O3 एंड Aln। ठीक है, तो अब देख यहाँ पर तुम अगर निकालोगे तो Al की खोपड़ी में +3 आ जाएगा चार्ज, यहाँ पर भी Al की खोपड़ी में +3 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी Al की खोपड़ी में +3 आ जाएगा। यानी जो अपने कैटायंस है ना, उनकी खोपड़ी में चार्ज क्या है सर, सेम है। ठीक है, पर यहाँ पर जब तुम एनायंस की बात करोगे, जब तुम एनायंस को देखोगे, जैसे यहाँ पर एनायन कौन है, अपना फ्लोरीन है, तो देख एल्यूमिनियम की खोपड़ी में +3 है, तो मैंने लिख दिया 3 + 3x = 0। तो 3x = क्या हो गया सर, -3 हो गया। तो x = क्या हो गया सर, -1 हो गया। यानी एक फ्लोरीन की खोपड़ी में कितना चार्ज आ गया सर, -1 आ गया। और यहाँ पर जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकाल रहे हैं ना, कि किसकी खोपड़ी में कितना चार्ज, वो मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर F- आ गया, यहाँ पर अगर तुम निकालोगे तो O-2 आ जाएगा, यहाँ पर तुम अगर निकालोगे तो N-3 आ जाएगा। और हमको अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था स्टेप नंबर 1 में कि चार्ज बढ़ेगा ना तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब चार्ज तुम्हारा चाहे कैटायन में बढ़े या फिर एनायन में बढ़े, चार्ज बढ़ना चाहिए। चार्ज अगर बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा सर, बढ़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देख, चार्ज तुम्हारा इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा, AlF3 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, जिनके पास स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी ना, उनका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब इनके पास रियल में इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, पर ये स्यूडो शो करते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तुमको पता नहीं होना चाहिए, कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना कि Zn+2 इसमें आएगा
और एक Cu प्लस आ जाएगा और एक Ag प्लस आ जाएगा। ये तीन अपने को याद रखने हैं, ये तीन अपने को ध्यान रखने हैं। Zn+2 Cu प्लस और Ag प्लस, ये क्या शो करते हैं अपने, ये शो करते हैं अपने स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CuCl का, ठीक है, तो यहाँ पर x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, +1 आ गया, यानी Cu की खोपड़ी में कितना चार्ज है, +1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता लग गया सर Cu+1 लिखा हुआ है, मतलब ये तो अपना स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, यानी इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा सर, ज्यादा होगा। यस सर, ठीक है। सिमिलरली तुम यहाँ पर अगर निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा Ag प्लस, क्या आ जाएगा सर, Ag प्लस। कैसे निकालते हैं, मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बता रखा है। अब देख 2x - 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू +1, तो Ag की खोपड़ी में +1 आ गया। और हमको पता है कि Ag प्लस क्या शो करता है, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर देखो, ये जो OH लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसकी खोपड़ी में चार्ज कितना होता है, OH की खोपड़ी में माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे Fe का निकालना है ना, तो Fe की खोपड़ी में कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यहाँ पर Fe की खोपड़ी में कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और हमको ये बात पता है सर कि चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किस में होने वाला है, FeOH3 में ज्यादा हो जाएगा और FeOH2 में कम हो जाएगा, क्योंकि देख यहाँ पर चार्ज ज्यादा है +3 का, यहाँ पर चार्ज कम है +2 का। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, जिसका मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ना, कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा ना, वो वाटर में उतना कम सॉल्युबल होता है, वो वाटर में उतना कम सॉल्युबल होता है। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा ना, वो वाटर में उतना कम सॉल्युबल होगा। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाता, पहला वाला, इसमें अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल वो होगा जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा, ये तेरा वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। बस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि वाटर में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, कौन कम होगा, बस तेरे को ये बात ध्यान रखनी है कि जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, वो वाटर में उतना कम सॉल्युबल होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है यहाँ पर। ठीक है, बात क्लियर है ना। ठीक है, बाकी तुमको यहाँ पर कुछ प्रोपोर्शंस और पता होने चाहिए। अगर मेरे को कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना आ गया ना, अगर मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना आ गया, तो तुमको पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ की भी सेम सीक्वेंस आएगी, पोलराइजेशन की भी सेम सीक्वेंस आएगी, पोलराइजिंग पावर की भी सेम सीक्वेंस आएगी, एंड पोलराइजेबिलिटी की भी सेम सीक्वेंस आएगी। मतलब तूने कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना सीख दिया और तेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी भी आ गई, तेरे को पोलराइजेशन निकालना भी आ गया, तेरे को पोलराइजिंग पावर निकालनी आ गई, तेरे को पोलराइजेबिलिटी निकालनी आ गई, तुझे इतना निकालना आ गया कि वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल कौन कम सॉल्युबल, सिर्फ कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने से। मतलब तूने सिर्फ एक बात सीखी और तेरे को इतनी बातें और साथ में फायदे के साथ मिल गई। और इनवर्सली रिलेशन कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ किसका होता है, मेल्टिंग पॉइंट का, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर का जो सीक्वेंस आएगा ना, उसको अगर तू उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, तो वो तेरा मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर तुझसे कोई पूछे आयोनिक कैरेक्टर का सीक्वेंस, तो कोवेलेंट कैरेक्टर की जो सीक्वेंस आएगी उसको उल्टी कर दे, तो वो तेरी आयोनिक कैरेक्टर की सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, और कोई तुझसे पूछे बेसिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस, तो कोवेलेंट कैरेक्टर की जो सीक्वेंस होगी उसको उल्टा कर दे, वो तेरी बेसिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, तो देख कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इस कोवेलेंट कैरेक्टर के कंसेप्ट से सॉल्व हो सकते हैं। बात क्लियर है ना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको वापस से ये नहीं पढ़ा रहा, आपको इसकी रीडिंग करनी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने सब बिल्कुल सिंप्लीफाइड देसी लैंग्वेज में आपको समझा दिया, कोई भी वर्ड आपका एनसीईआरटी में छूटेगा नहीं। ठीक है, इसकी आपको रीडिंग करनी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक तो लिखा मैंने पोलराइजिंग पावर और एक लिख दिया मैंने पोलराइजेबिलिटी या फिर पोलराइजेशन। तो जो पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन होता है ना, ये किसका होता है, एनायन का होता है। ये किसका होता है सर, एनायन का होता है। और जो पोलराइजिंग पावर होती है वो किसकी होती है सर, कैटायन की होती है। किसकी होती है सर, कैटायन की होती है। ठीक है, ये पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है डिस्टॉर्शन ऑफ शेप। डिस्टॉर्शन ऑफ शेप मतलब जो शेप है ना, एनायन का जो शेप है ना, वो अलग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब अपना जो ओरिजिनल शेप है वो बिगड़ जाएगा उसका, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ शेप या फिर डिफॉर्मेशन ऑफ शेप। ठीक है, तो शेप किसका बदलने वाला है सर, एनायन का बदलेगा। किसके कारण बदलेगा, कैटायन के कारण बदलेगा। ठीक है,
शेप किसका बदलेगा, एनायन का बदलेगा। मतलब पोलराइजेशन किसका हुआ है सर, एनायन का हुआ है, तो शेप किसका बदलेगा, एनायन का बदलेगा। पर किसके कारण बदला ये अपने को पता होना चाहिए, कैटायन के कारण बदलेगा। ठीक है, तो ये बातें हमको पता है। और ये जो तीनों शब्द मैंने लिखे हुए हैं, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन, ये तीनों के तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के। और कोवेलेंट कैरेक्टर मैंने पजांस रूल से निकालना सीख लिया। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 144, polarization is the distortion of shape of an anion by cation, yes sir, which of the following statement is correct, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देख, मैक्सिमम पोलराइजेशन इज डन बाय अ कैटायन ऑफ हाई चार्ज। मान लो एक कैटायन ये है और एक कैटायन ये है, इसमें चार्ज +1 है, इसका +2 चार्ज है। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा सर, ज्यादा चार्ज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होता है, तो यानी बी का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां पर देख, हमको पता है बात कि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है ना तो पोलराइजेशन भी तो ज्यादा होता है, तो यानी ये स्टेटमेंट सही है। मैक्सिमम पोलराइजेशन इन इज डन बाय अ कैटायन ऑफ हाई चार्ज, मतलब जिसका चार्ज ज्यादा है ना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका पोलराइजेशन भी तो ज्यादा होगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा तेरा, आंसर आ जाएगा ए। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत तेरे को नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, ये बात तेरे को पता है क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा ना, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा ना तो यहाँ पर कलर आ जाता है। क्या आ जाता है सर, कलर आ जाता है। बस तुमको ध्यान रखना है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो पोलराइजेशन भी बढ़ता है, तो वहां पर होता क्या कि कलर आ जाता है। क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। पोलराइजेशन के होने के कारण क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख ले, जैसे AgCl लिखा हुआ है, AgBr लिखा हुआ है, AgI लिखा हुआ है। ठीक है, अब तीनों में ना कैटायन की खोपड़ी में चार्ज कितना है, +1, यहाँ पर भी कितना है, +1, और यहाँ पर भी कितना है, +1। और एनायन की खोपड़ी में भी चार्ज सब में सेम है, एक में Cl-, एक में Br- और एक में I-। यानी जो फजांस रूल का स्टेप नंबर 1 था वो तो यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि स्टेप नंबर 1 क्या बोलता था कि चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, पर चार्ज तो यहाँ पर कैटायन का भी सेम है और एनायन का भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। और स्टेप नंबर 2 में हम बोलते हैं कि जो चेंज हो रहा होगा ना वो पहले पहचानो। तो यहाँ पर कैटायन चेंज हो रहा है या एनायन चेंज हो रहा है, सर यहाँ पर एनायन वाला पार्ट चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोलते थे कि एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो हमको पता है ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, आयोडीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, और सबसे कम किसका होगा, क्लोरीन का होगा। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर की सीक्वेंस यहाँ पर कैसी आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, यानी ये जो AgCl है ना इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है, यानी ये पोलराइजेशन भी सबसे कम शो करेगा। ठीक है, और पोलराइजेशन अगर ये सबसे कम शो करेगा तो यानी इसमें कलर नहीं आ पाएगा। ठीक है, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है ना वहां पर कलर आ पाता है। तो इन वालों का जो नीचे वाले है ना इनका पोलराइजेशन ज्यादा है क्योंकि इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहाँ पर देख कलर आ गया। ध्यान रखना इसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। पर यहाँ पर देख इनका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है AgCl का, तो इसका पोलराइजेशन कम है, तो यहाँ पर कलर नहीं आया, मैंने व्हाइट लिख दिया। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अब इसकी बात करें अपन, यहाँ पर भी अपना स्टेप नंबर 1 फेल हो जाएगा, तो हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। बात आएगी अपनी जो चेंज हो रहा है, तो चेंज अपना कौन हो रहा है सर, एनायन वाला पार्ट हो रहा है। और हमको बात पता है सर कि एनायन का साइज अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो साइज यहाँ पर किसका ज्यादा है सर, आयोडीन का ज्यादा है। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, SnI2 का ज्यादा होगा और SnCl2 का कम होगा। ठीक है, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो पोलराइजेशन होगी कि नहीं होगी, यस सर पोलराइजेशन होगी, ज्यादा होगी तो कलर भी शो होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो यहाँ पर देख कलर शो हो गया ज्यादा, तो यहाँ पर इसका पोलराइजेशन बहुत कम है, तो यहाँ पर व्हाइट कलर ही शो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब आगे एक और एग्जांपल देख ले, यहाँ पर भी स्टेप नंबर 1 फेल हो जाएगा, बात चलेगी स्टेप नंबर 2 की। और हमारा जो PbI2 है ना वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, तो कलर शो करेगा कि नहीं करेगा, यस सर येलो कलर आ गया। और इसमें पोलराइजेशन कम क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर कम, तो वहां पर व्हाइट कलर शो कर रहा है, यानी कलरलेस है। बात क्लियर है ना, तो ये बातें भी अपने को समझ में आ गई और इनके पीछे का जो रीजन है वो भी अपने को पता लग गया। रीजन यहाँ पर कॉमन आ रहा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर का खेल चल रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर का खेल चल रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कलर आ जाएगा, मतलब जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम उसमें पोलराइजेशन कम, वहां पर कलर नहीं आने वाला, वहां पर मैं लिख दूंगा व्हाइट कलर, वहां पर मैं लिख दूंगा व्हाइट कलर। बिल्कुल आसान है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन।
अब लिखा हुआ है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, और हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देख लिया कि कोवलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली रिलेटेड टू मेल्टिंग पॉइंट, यानी कोवलेंट कैरेक्टर निकालना हमको आता है, उसको अगर तूने रिवर्स कर दिया, उसकी सीक्वेंस को अगर उल्टा कर दिया, तो वो मेल्टिंग पॉइंट की सीक्वेंस आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। ठीक है, देख लेते हैं। Ca+2, Sr+2 और Ba+2, ये सब अपने सेकंड ग्रुप के कैटायंस हैं। ठीक है, सेकंड ग्रुप के कैटायंस हैं। ठीक है, सब में चार्ज सेम है। यस सर। तो स्टेप नंबर वन फेल हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 की। तो हमको पता है सर जो चेंज हो रहा है ना, उस पर अपन देखते हैं। तो यहाँ पर कैटायन वाला पार्ट चेंज हो रहा है, कैटायन वाला पार्ट चेंज हो रहा है। हमको पता है सर कैटायन का साइज घटेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कैटायन का साइज किधर साइड घटेगा? इधर साइड पे घटेगा, क्योंकि नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो कैटायन का साइज इधर जाते हुए क्या होगा? घटेगा। तो जिधर कैटायन का साइज घटेगा उधर हमारा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर की सीक्वेंस ये आएगी। ठीक है, पर हमको यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की सीक्वेंस निकालनी है ना, मेल्टिंग पॉइंट की सीक्वेंस निकालनी है। तो कोवलेंट कैरेक्टर की सीक्वेंस को उल्टा कर दे, कोवलेंट कैरेक्टर की सीक्वेंस को उल्टा कर दे। ठीक है, यानी BaCl2 का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा सर? सबसे ज्यादा रहने वाला है। बिल्कुल आसान है। कोवलेंट कैरेक्टर तुमको निकालना आता है तो कोवलेंट कैरेक्टर की सीक्वेंस निकाल देना, उसको अपोजिट कर देना, वो तुम्हारी मेल्टिंग पॉइंट की सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी देख, आयन कौन कौन से? F-, Cl-, Br- और I-। ठीक है, यहां पर भी अपना स्टेप नंबर 2 चलेगा। एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। सबसे ज्यादा साइज किसका होता है? I- का होता है। ये कोवलेंट कैरेक्टर की सीक्वेंस आ गई। पर हमको यहाँ पर किसकी सीक्वेंस निकालनी है सर? हमको तो मेल्टिंग पॉइंट निकालनी है। तो मैंने उल्टा कर दिया, ये मेरा मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस आ गया। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर कोई तुमसे सीक्वेंस पूछे ना, तुम्हें कोवलेंट कैरेक्टर की आती है तो तुम्हारा खेल निपट जाएगा। तुमको खेलना आ गया तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो आपको बात समझ में आ गई कि फजांस रूल आपका कितना इंपॉर्टेंट है। यस सर। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है थर्मल स्टेबिलिटी का। बहुत बार आपने देखा होगा यार, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है नीट में। ठीक है, तो आपको लिए मैंने खेल तैयार किया हुआ है। इस खेल को अगर आपने समझ लिया ना, तो आपका थर्मल स्टेबिलिटी का पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी भी चैप्टर से, आपका थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन 100% सही होने वाला है, 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो खेल क्या है ना, अगर आज के बाद ऑक्साइड आ गया, हैलाइड आ गया या फिर हाइड्राइड आ गया, वापस बोल, ऑक्साइड आ गया, हैलाइड आ गया या हाइड्राइड आ गया। ठीक है, अगर ये तीन आ गए ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, अगर ये तीन आ गए, ऑक्साइड, हैलाइड, हाइड्राइड, इन तीनों में से कोई अगर पाया गया तो बोल देना कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू साइज। पर अगर इसके अलावा कोई और आ गया, इन तीनों के अलावा कोई और अगर आ गया, तो बोल देना थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, बस ये कंसेप्ट अगर तेरे को पता है ना, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन अगर तेरा थर्मल स्टेबिलिटी से आता है, तो ये कंसेप्ट तेरा उस क्वेश्चन को वहां पर निपटा देगा। बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख। अब देख, क्या ये अपना ऑक्साइड है? नहीं सर, ये ऑक्साइड ही नहीं है। क्या ये अपना हैलाइड है? नहीं, ये अपना हैलाइड नहीं है। क्या ये अपने हाइड्राइड है? नहीं, ये हाइड्राइड नहीं है। ये तो अपना कार्बोनेट है। ये तो अपने क्या है सर? कार्बोनेट है। ठीक है, ये तो अपने क्या है सर? कार्बोनेट है। यानी अपना ये वाला कंसेप्ट लगेगा या नीचे वाला कंसेप्ट लगेगा? सर नीचे वाला लगेगा। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी जिसका साइज ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। यस सर। तो अब देखना है अपने को साइज किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो साइज नीचे जाने पर क्या होती है सर? बढ़ती है, यानी सीजियम की साइज सबसे ज्यादा होगी। यस सर। और साइज ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी की सीक्वेंस क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये हो जाएगी। ठीक है, बस इतना अपने को देखना है कि अगर ऑक्साइड, हैलाइड और हाइड्राइड्स आ गए ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी साइज के इनवर्सली रिलेटेड होती है। और अगर इनके अलावा कोई और आ गया तो थर्मल स्टेबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर मैं एक खेल बताता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको बताता हूँ। देख, आज के बाद अगर तेरे को लोन पेयर जीरो दिख जाए, लोन पेयर निकालना तेरे को आता है?
यस सर आता है। आज के बाद अगर तेरे को किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 दिख गया ना, तो तूने 5 चीज बोल देनी है कि सर ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, ये मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, सर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सर इस मॉलिक्यूल के पास रेगुलर ज्योमेट्री है, सर ये मॉलिक्यूल अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। मतलब 5 तरीके के क्वेश्चन और बस एक सिंगल कंसेप्ट कि अगर तेरे को सेंट्रल एटम में किसी मॉलिक्यूल के लोन पेयर 0 दिख जाए तो ये 5 चीजें तू बोलने के लिए तैयार रहना। आज के बाद कोई क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो ऑक्टेट रूल, बस तेरे को ये पता करना है कि लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास 0 होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तेरे को पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तूने बस इतना देखना है कि लोन पेयर कितने हो गए सर, 0 होने चाहिए। तो ये 5 तरीके के क्वेश्चन और कंसेप्ट सिंगल एक ही है कि लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम के पास किसी मॉलिक्यूल में 0 हुए तो ये 5 चीजें मैं हमेशा बोल सकता हूं। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। तो यहां पर आपको एनसीईआरटी में एक टेबल देखने को मिलेगी, HF, HCl, HBr, HI, H2, ये बातें मैंने आपको करा दिया, ये वाला पार्ट मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, इनके बीच में मैंने आपको डाइपोल मोमेंट बता रखा है। ठीक है, कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। अब ये देख NF3, NF3 और BF3 ये भी मैंने आपको करा रखा है। CH4, CHCl3, CCl4 ये भी आपको मैंने करा रखा है। आपको मैंने कौन सा नहीं करा रखा, H2O एंड H2S वाला, H2O एंड H2S वाला, और अब मैं आपको वो भी करा दूंगा। तो H2O और H2S में देखते हैं अपन कि डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा। ठीक है, अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये क्या अपना सेंट्रल एटम है और इसमें ये सेंट्रल एटम है, तो तुमको कॉमन सेंस से दिख रहा होगा यार कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम आने वाला है और लोन पेयर भी दोनों में सेम आने वाला है। ठीक है, तो उससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि दोनों का खेल सेम चल रहा है। बस हमको यहाँ पर क्या देखना है ना, हमको एक बात पता है यार कि जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की जाती है कि सल्फर की जाती है, हमको पता है सर, ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ठीक है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सर, कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है भाई। तो मेरे भाई कॉमन सेंस लगा यार, डायपोल मोमेंट वाटर का ज्यादा होगा कि H2S का ज्यादा होगा, सर वाटर का ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से क्या है सर, ज्यादा है। तो तभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर की कितनी है सर 1.85 और H2S की कितनी है सर 0.95। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे कोई भी आपको कंपेयर में क्वेश्चन पूछे जाए तो वहां पर अगर ये कंसेप्ट जो मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ाए हैं ये अगर आप लगा लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन डायपोल मोमेंट का गलत होने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो लेक्चर था आपका आज का, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और डायपोल मोमेंट का हर टाइप का कंसेप्ट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, चाहे जेईई मेंस लेवल का कोई कंसेप्ट हो। हर कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई थी वही आपको पढ़ाई, ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको देकर कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ बिल्कुल हर टॉपिक यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है और हर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया ताकि कोई भी कंसेप्ट आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको पता रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ डायपोल मोमेंट का ये कंसेप्ट, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बनूं मैं हिस्ट्री, फोकस ऑन विक्ट्री, काम करूं डेली, कहते हैं लोग सुनूं सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानूं ना।